एलिमिनेशन शुरू करना था अपन। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ना एलिमिनेशन है, तो एलिमिनेशन डिस्कस करते हैं अपन। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब एलिमिनेशन रिएक्शन में अपन कहेंगे भाई ऑब्वियसली बात है, एलिमिनेशन का मतलब होगा दैट इज वी आर गोइंग टू रिमूव समथिंग, है ना। एलिमिनेशन का मतलब होगा कि हम किसी चीज को रिमूव करेंगे, दैट विल बी द एलिमिनेशन, राइट। वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलिमिनेशन होता है ना, वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलिमिनेशन है, मतलब अपन टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलिमिनेशन इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलिमिनेशन इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। उसमें अपन क्या करेंगे, वैसे एलिमिनेशन में हाइड्रोजन हैलाइड्स का पढ़ते हैं। तो जिस कार्बन से मतलब हैलोजन अटैच्ड होगा अपन उसको अल्फा बोलते हैं, और जो कार्बन अल्फा से अटैच्ड होता है उसको बीटा बोलते हैं। तो अपन क्या करेंगे हैलोजनेशन में, इससे अपन रिमूव करेंगे हाइड्रोजन और यहाँ डबल बॉन्ड बना के Cl को हटाएंगे। तो अल्फा से हैलोजन और हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा, सो माइनस हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शन बनेगा। बाकी जो भी वैलेंसी है उसको कंप्लीट करके रखेंगे, तो विल गेट द एलिमिनेशन रिएक्शन लाइक दिस। तो इसको अपन कहते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा कार्बन एटम से अपन एलिमिनेट करेंगे क्या, हैलोजन, और बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन। तो ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। एक दूसरा टाइप का एलिमिनेशन भी कर सकते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा अल्फा एलिमिनेशन में क्या होगा, दैट इज लेकिन ये जो एलिमिनेशन मैंने आपसे कहा कि मैक्सिमम जो अपन पढ़ेंगे ना 99% केसेस में, वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही पढ़ते हैं। बाकी अपन एलिमिनेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन का मतलब हो गया कि आप अल्फा कार्बन एटम से हैलोजन भी रिमूव करोगे और अल्फा कार्बन एटम से हाइड्रोजन भी रिमूव करोगे। मतलब इसको भी रिमूव करोगे बेस के प्रेजेंस में, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास होंगे, तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो ये लीव करेगा। उस टाइप का एलिमिनेशन भी पॉसिबल है, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। मैं आपको बताऊंगा कि कब किस कंडीशन में हमें क्या बताना है, ठीक है ना। तो इस केस में और एलिमिनेशंस जो भी होंगे वो बेस के प्रेजेंस में होते हैं, ऑब्वियसली बात है। और बेसिस मैंने आपको बता रखे हैं कि किनको अपन बेसिस बोलेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा, तो कार्बन के पास ये दोनों लोन पेयर आ जाएंगे। ये एक लोन पेयर मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, और ये निकल जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है एम्प्टी ऑर्बिटल बनेगा और इसके पास दो ये बॉन्ड्स बनेंगे। जब इस टाइप का एलिमिनेशन होता है ना अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, तो यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म होता है अपन उसे कहते हैं कार्बीन्स। अब उसमें तो बताने की जरूरत नहीं कि एल्कीन्स बनेंगे। then that type of elimination is called alpha beta. This type of elimination is called alpha alpha elimination. जैसे अल्फा अल्फा एलिमिनेशन होता है, ऐसे अल्फा गामा एलिमिनेशन भी होता है, ठीक है ना। अल्फा गामा एलिमिनेशन भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अल्फा गामा एलिमिनेशन में क्या होगा, अल्फा गामा मींस कार्बन जिसके पास हैलोजन होगा दैट विल बी अल्फा, वी नो दैट, और एक कार्बन बीटा होगा और एक कार्बन एटम गामा होगा। तो समटाइम्स इट विल बी लाइक दैट कि भाई हमारे पास यहाँ पर जैसे CH2 गिवन है ऐसे, और दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गिवन है, यहाँ भी हाइड्रोजन गिवन है, और ये कार्बन के बॉन्ड्स ऐसे। तो समटाइम्स व्हाट विल हैपन कि हम यहाँ पर एनाइन बनाएंगे, मतलब बेस के साथ ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज बनेगा। ये नेगेटिव चार्ज से अपन यहां बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, और ये लीव करेगा एल्काइल हाइड्राइड्स। मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा ऐसे कि कब ऐसे होता है। वैसे काफी सारे रिएक्शंस हैं, मतलब इसके कंपैरिजन में इसके तो रिएक्शन थोड़े ज्यादा ही बनेंगे। तो वी कैन राइट दैट अल्फा गामा एलिमिनेशन इज गोइंग टू फॉर्म, यहां पर अपन को CH2 मिलेगा और यहां पर भी CH2 मिलेगा और यहां पर कार्बन है, ये बॉन्ड बनेगा अपने पास। तो अपन क्या करेंगे भाई, इसमें ना 3 मेंबर्ड रिंग बनता है। जब भी अल्फा गामा एलिमिनेशन होगा तो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा। अभी 3 मेंबर्ड रिंग इसलिए बनता है बिकॉज 3 मेंबर्ड रिंग का प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग इज वेरी वेरी हाई। मतलब एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है 3 मेंबर्ड रिंग का। वो इसलिए होता है बिकॉज ये कार्बन और ये कार्बन जो नेगेटिव चार्ज जिसके पास बनेगा ना, उससे वो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक जैसे अटैक करके इसको हैलोजन को हटा देता है।
तो लाइक दैट द टाइप ऑफ एलिमिनेशंस आर देयर। मोस्ट कॉमन एलिमिनेशन ये होगा जिसको हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही होता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब कार्बीन फॉर्म होगा, हम कार्बीन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और ये एलिमिनेशन अपन एल्काइल हैलाइड्स में लास्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे। अभी मैं पहले एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे अपन ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था, वैसे ही एलिमिनेशन भी दो टाइप से होता है। तो लेट अस चेक द एलिमिनेशन रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो टाइप्स होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक होता है E1 और एक होता है E2। सो E1 एंड E2 रिएक्शंस। जैसे SN1 और SN2 रिएक्शन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही E1 और E2 रिएक्शंस भी होते हैं। तो लेट अस चेक, ये अपने पास एलिमिनेशन रिएक्शन थे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलिमिनेशन इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। Then it is we'll write that right now alpha alpha elimination, then it is alpha gamma elimination। अल्फा गामा एलिमिनेशन में हमेशा 3 नंबर रिंग बनेगा। आई विल टेल यू दैट पार्ट कि कब ऐसे अपन एलिमिनेशन रिएक्शन लिखेंगे। तो पहले अपन E1 रिएक्शन की बात कर लेते हैं, और E1 रिएक्शन के बाद फिर अपन चेक करेंगे व्हाट यू हैव टू डू। E1 रिएक्शन में इट इज कॉल्ड राइट ना, दैट इज एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है भाई। एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे अपन, या फिर अपन इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी लिख सकते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के साथ साथ अपन इसके इसे बोल सकते हैं टू स्टेप रिएक्शन है दोस्तों। स्टेप रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही तो अपन ने लिखा था SN1 रिएक्शन के लिए, और रिएक्शन का मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अपन ने SN1 में लिखा था। चलो देखते हैं कैसे। अगर हमारे पास ऐसे गिवन है, सपोज वी आर गिवन लाइक दिस, जैसे हमने लिखा CH3 CH2 CHX और CH3। वैसे मैंने एक कंपाउंड वही ले लिया जो SN1 में लिया था ना मैंने, आपको अगर याद होगा तो SN1 में जो अपन ने वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिया था वो ऐसे ही लिया था अपन ने, C2H5 CH3 राइट ना, और हेलोजन्स मैंने इधर भी वही ले लिया। अब हेलोजन को अपन Cl लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन को, दैट इज Cl द हेलोजन्स विल हैव। तो मैंने यहां पर भी वही सेम कंपाउंड लिया। अभी व्हाट विल हैपन, विल राइट दैट इसमें अपन ऐड करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐड करेंगे। तो इसमें अपन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो अपन लिखेंगे भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो कार्बोकैटायन बनाएगा, और अगर कार्बोकैटायन बनाएंगे अपन, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये CH3 है, तो इसकी जगह अपन लुईस एसिड भी ले सकते हैं, इसकी जगह अपन लुईस एसिड भी ले सकते हैं। सो यू कैन टेक अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे इसमें अपन ने लिखा था, ये डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव, सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विद द गेट बॉन्ड विल गेट पोलराइज्ड, तो अपने पास ये मिलेगा दिस प्लस Cl माइनस साइन। तो इसमें अपन लिख सकते हैं प्लस Cl माइनस साइन। नाउ व्हाट, नाउ वी विल से दैट जैसे अपन ने यहां पर लिखा हुआ है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड अ प्लेनर कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। अगर आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करो तो मैं रेसिमिक मिक्सचर लिख दूंगा, टॉप साइड अटैक एंड द बॉटम साइड अटैक। पॉजिटिव चार्ज मतलब वहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसमें अपन क्या करने वाले हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें तो अल्फा ये होगा, बीटा ये होगा, लेकिन जब Cl को हटा दिया तो नाउ इट बिकम्स कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन में तो अपन कहते हैं जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे ना, जो यहाँ पर बॉन्डेड होंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम विच आर शोइंग द हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइड्रोजन एटम्स पार्शियली बॉन्डेड होंगे कार्बन से। अगर वो हाइड्रोजन एटम पार्शियली बॉन्डेड है कार्बन से, तो अपन को पता है कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन के हाइड्रोजन एटम एसिडिक नहीं होते, लेकिन उन्हें कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई भी बेस उसमें हटा सकता है। तो अपन क्या करेंगे, हम इसमें यूज कर लेते हैं बेस। अगर हम इसमें बेस ऐड करेंगे ना, दैट बेस कैन रिमूव, ये वाला जो बेस होगा वो या तो इस हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेगा या फिर इस हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेगा, क्योंकि दोनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर सकता है।
तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर इसको रिमूव किया तो क्या मिलेगा, तो अपन कहेंगे भाई अगर इसको रिमूव किया तो अपन इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, अगर बेस इसको रिमूव करेगा तो वहां वो शिफ्ट हो जाएगा। सो द प्रोडक्ट व्हाट वी गेट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 विल बी फॉर्म, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। या फिर अगर यहां से रिमूव करेगा तो I'll get a डबल बॉन्ड हियर, तो एक डबल बॉन्ड मुझे ऐसे बन जाएगा। तो अपने पास दो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, एक ये प्रोडक्ट होगा मेरे पास, एक ये प्रोडक्ट होगा। ये दो प्रोडक्ट बता सकते हैं अपन कि ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे मुझे आफ्टर द रिएक्शन, वी कैन से दैट। अपन क्या करेंगे, दोनों एल्कीन में अगर अपन चेक करेंगे ना, तो दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन दिस। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, अगर प्रोडक्ट में एल्कीन फॉर्म हो रहा है तो हमेशा हम उसी एल्कीन को अपने प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट बताएंगे जिसमें एल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अगर पॉसिबिलिटी है मेरे पास, भाई मेरे पास यहां भी डबल बॉन्ड बन सकता है, यहां भी डबल बॉन्ड बन सकता है, तो फिर किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, तो अपन कहेंगे वो एल्कीन जिसमें कार्बन एटम, जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड होल्ड करते हैं ना, उसमें द एल्कीन व्हिच हैज मोर कार्बन एटम अटैच्ड टू द कार्बन होल्डिंग द डबल बॉन्ड, मतलब उसको अपन कहते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स। वो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं, उनसे जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, हम कहते हैं वो उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स है, और उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि इनसे हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा इस डबल बॉन्ड को। तो अपन कह सकते हैं भाई ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि इस वाले एल्कीन में तो एक ही तरफ एल्काइल ग्रुप है ना, इसमें तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, तो दैट विल बी द मोर स्टेबल एल्कीन, राइट। तो दैट विल बी द मोर स्टेबल एल्कीन, राइट। सो वी कैन राइट दैट कि भाई अगर, ठीक है, एक सेकंड है, कर लेते हैं। तो राइट साइड वाला ब्लर हो रहा है क्या, राइट साइड वाला ठीक दिख रहा है क्या, ये ब्लर हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ब्लर हो रहा है तो कोई बात नहीं, अपन ने यहाँ पर 2 ब्यूटीन लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 ब्यूटीन लिखा हुआ है, जिसको मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वो अपन को बता देगा। ठीक है, मैं थोड़ा मतलब और इधर को लिख लेता हूँ, थोड़ा और बड़ा भी लिख लेता हूँ मैं। CH2 अपने पास एक प्रोडक्ट ये बना, दैट इज CH2 विल राइट। मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये मिला एक मुझे, और एक डबल बॉन्ड अपन ने ऐसे लिखा इसको, प्लस दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास प्रोडक्ट्स है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई मैं तो पॉसिबिलिटी चेक कर रहा था कि इधर से भी डबल बॉन्ड बना सकता हूं, इधर से भी डबल बॉन्ड बना सकता हूं, लेकिन इसमें एल्कीन मोर स्टेबल बना और इसमें एल्कीन लेस स्टेबल बना। जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होता है ना, ज्यादा स्टेबल मतलब जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है ना, जिसमें इन कार्बन एटम से जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं, वो डबल बॉन्ड उन कार्बन एटम से एल्काइल ग्रुप अगर ज्यादा नंबर में अटैच्ड है, तो अपन कहते हैं इसको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो इसको कहते हैं अपन सिडज़र प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे अपन, इसको कहते हैं अपन सिडज़र प्रोडक्ट। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला होता है ना, इसको तो ये इसको अपन लिखेंगे सिडज़र प्रोडक्ट, सिडज़र प्रोडक्ट हो जाएगा। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला होता है ना, उसको अपन कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, राइट। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला होता है उसको अपन कहते हैं सिडज़र प्रोडक्ट, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला एल्कीन होता है उसको अपन कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। सो यू गॉट इट, व्हाट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और जनरली अपन क्या कहेंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल। वो क्यों बोलेंगे अपन, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब है कि वहां हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। और रूम टेम्परेचर पे अगर एल्कीन बन रहा है, पॉसिबिलिटी अगर एक से ज्यादा एल्कीन बनने का है, तो आप हमेशा उसी एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट बताओगे। पॉसिबिलिटी की बात की मैंने, है? अगर पॉसिबिलिटी जैसे मैंने ऐसे भी लिखा हुआ है, अगर को याद है भी, अगर आप ऐसे लिखते हो कि मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है, तो अपन ने हमेशा क्या किया, इसको डिलोकलाइज करके पॉजिटिव चार्ज वहां लेके गए, उसके बाद वो कम स्टेबल कैटाइन था, उससे प्रोडक्ट बनाया। रीजन क्या था,
क्योंकि उधर कार्बोकेटाइन ले जाने से एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगा। अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आप उसी को प्रोडक्ट बताना जिसमें एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, जब एक से ज्यादा पॉसिबल प्रोडक्ट है। ये अपन ने हमेशा किया, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब देखो दोनों में क्या है, अगर यहां पर जैसे बेस की बात की आपने, तो ये हाइड्रोजन तो पहले से पार्शियली बॉन्डेड थे। अगर ये हाइड्रोजन पहले से पार्शियली बॉन्डेड थे तो मुझे बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग यूज करने की जरूरत नहीं है, वी कैन यूज अ वीक बेस आल्सो। तो यहां पर मैं वीक बेस भी ले सकता हूं, बिकॉज हाइड्रोजन आर ऑलरेडी इन हाइपर कंजुगेशन, तो अपन वीक बेस की बात भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो है जो हमने पहले मैंने आपको बेसिक बेसिस बताए हुए, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। वीक बेसिस क्या होंगे, तो अपन कहेंगे कोई भी वीक बेस हो सकता है। वीक बेस कैसे भाई, OH माइनस आयन कैन एक्ट एज अ बेस, कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इट डिपेंड्स कि आपने किस में लिया हुआ है, एक्वस में या फिर अल्कोहल। आपने इसको किस में ले रखा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने इसको एक्वस में ले रखा है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, बिकॉज इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, उसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। और अगर आपने अल्कोहल में ले रखा है तो ऑब्वियसली बात है, व्हाट वी हैव टू राइट, वी नो दैट अल्कोहलिक OH विल बी गोइंग टू शो द एलिमिनेशन। मतलब यहां पर जो वीक बेस होगा ना, अगर ये वीक बेस न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट किया तो SN1 रिएक्शन कर दूंगा, और अगर ये बेस जैसे एक्ट किया तो एलिमिनेशन कर दूंगा। मतलब देयर विल बी अ कंपटीशन बिटवीन द SN1 एंड E1 डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ base। क्यों? क्योंकि a base can act as a nucleophile and a nucleophile can act as a base depending on the solvent and the conditions। वो कंडीशन में बताऊंगा आपको कैसे कंपेयर कर। तो ये पार्ट अपने पास आया, ठीक है भाई, तुमको पता चल गया मतलब एलिमिनेशन। अब अगर अपन देखेंगे, आपने SN1 में भी यही प्रोडक्ट यही लिखा था फर्स्ट स्टेप में, और धीरे धीरे कहा था कि भाई ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको ब्रेक करेगा, तो आपने कहा था ये रेडिटर्मिंग स्टेप। उसके बाद ये तो आयनिक, ये तो ऑलरेडी पार्शियली बॉन्डेड थे, सो दिस विल बी द फास्ट स्टेप। मतलब SN1 और E1 में बस एक छोटा सा डिफरेंस है। SN1 में आपने वीक न्यूक्लियोफाइल लिया था, और यहां पर E1 में आपने क्या किया है, वीक बेस लिया हुआ है। और हमको ये पता है कि देयर इज अ कंपटीशन। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो चलो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन वीक बेस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल आल्सो। सो अपन ने टू टाइप्स में एक E1 लिखा हुआ है और एक E2 लिखा हुआ है। कोई पूछ रहा है अपन से कि वो E1 और E2, तो वो बताऊंगा अभी। टू टाइप्स में E1 और E2 लिखा हुआ है अपन ने एलिमिनेशन रिएक्शन। शायद ऊपर वाला दिख नहीं रहा होगा इसलिए पूछ रहा है वो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ठीक है, इसमें भी अपन वैसे ही लिखेंगे भाई, हमारे लिए रेट ऑफ रिएक्शन तो अपन लिख लेते हैं भाई। जो पॉइंट्स अपन को डिस्कस करने हैं तो अपन पॉइंट्स को डिस्कस करके बता देंगे कि एक पॉइंट हो गया अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन, K into concentration of alkyl halide। ये तो अपन ने पहले भी लिखा था ऐसे मन। दूसरा अपन लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो SN1 में था, क्योंकि दोनों के रेट डिटरमिनिंग स्टेप एक जैसे है ना, तो SN1 वाला यहां भी लिख दूंगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। फिर उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ हैलोजेंस। बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ये भी बताने की जरूरत नहीं, आपने पहले ही बता रखा है। थर्ड आई कैन राइट दैट देयर इज अ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, तब तो इसमें रीअरेंजमेंट भी होगा। रीअरेंजमेंट occurs है। तो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस ड्यू टू फ्री कार्बोकेटाइन ना। सो अब अगर रीअरेंजमेंट होगा तो अगर 1 डिग्री होगा तो 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री होगा तो 3 डिग्री बनेगा। इसका मतलब है कि हमेशा एल्कीन वही बनेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सो विल राइट दैट rearrangement take place, so Sedgev product is always major product. Product is always major product. Is always major product. ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट होगा तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा Sedgev प्रोडक्ट होगा। अब विल राइट दैट फोर्थ पॉइंट वी कैन से दैट। अब इसमें अपन फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे भाई कि इसमें a weak base can be used because carbocation में the alpha hydrogen atoms are already
राइट ना। सो इवन अ वीक बेस कैन बी यूज्ड। सो अपन यहाँ पर लिख नहीं रहे उस पॉइंट को कि भाई उसमें वीक बेस भी यूज कर सकते हैं। So its a product will be the major product and it is a two-step reaction, है ना? So it is a two-step reaction. I can write like this. तो इसमें जो reaction का अगर हम लिखें कि भाई ग्राफ कैसे होगा तो we are able to write that by two-step reaction में तो आप ऐसे लिखते हो। And it is not that कि the reaction will always be exothermic. मैं इसको endothermic भी बना सकता हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई तो डिपेंड करेगा ना कि कौन सा रिएक्टेंट कैसे रिएक्ट कर रहे हो। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन करना है तब भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। बट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी इवन बिकॉज दैट इज अ फर्स्ट स्टेप। दिस विल बी द इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन ये अपन ने बनाया, ये इंटरमीडिएट है एंड हियर वी गेट द प्रोडक्ट एज एल्कीन। सो एल्कीन एज अ प्रोडक्ट, दिस इज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, दिस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम एंड दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। सो मैंने आपसे ये कहा है ना कि भाई आप ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सोथर्मिक ही होगा, एंडोथर्मिक भी हो सकता है रिएक्शन, उससे अपन को फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी कैन राइट दैट कि भाई अगर अपन को ऐसे रिएक्शन गिवन है तो ये इवन रिएक्शन है। इवन रिएक्शन में मेनली हमको ये चेक करना है कि कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन के बाद मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनेगा। गॉट माय पॉइंट? आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम से बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं E2 रिएक्शन की, बिकॉज रिएक्शन इज वेरी सिमिलर टू जैसे अपन ने SN1 रिएक्शन लिखा। सारे कंडीशंस वैसे ही थे, सब कुछ वैसे ही था, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिमिनेशन होगा इसमें। सो E2 रिएक्शन में इट इज एलिमिनेशन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और हम सबको पता है कि जो ये पावर आप लिखते हो दैट इज राइट ना मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ये बाय मॉलिक्युलर रिएक्शन, क्योंकि पावर आपने जो 1 और 2 लिखते हो दैट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सो इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। ये तो बिल्कुल वैसे ही लिखा आपने जैसे SN1 SN2 के लिए लिखा था। SN2 में भी आपने ऐसे ही लिखा था और SN2 में भी आपने सेम रिएक्शन लिखा था ऐसे ही, बट SN2 में थोड़ा सा डिफरेंस था, वो चेक कर लेते हैं भाई SN2 में क्या डिफरेंस होगा। SN2 और SN1 में, SN1 के लिए तो अपन ने पॉइंट्स लिखे ही रखे हैं, चलो इसको भी लिख लेते हैं अपन। उनको ये पता था डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव होता है, वी नो दैट। SN2 रिएक्शन भी पता है अपन को क्या होता है। अभी एक्चुअली व्हाट हैपन, जैसे एल्काइल हैलाइड अपन ने पहले लिया हुआ है तो इसको भी एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और ये एल्काइल हैलाइड है हमारे पास। यहां पर हमें यूज करना होता है बेस। देखो जब भी मैं सिर्फ बेस लिखूंगा ना तो यू कैन ऑलवेज अज्यूम कि मैं उन बेसिस की बात कर रहा हूं जो अपन ने पहले लिखे हुए हैं, NaNH2 KNH2 टर्शियरी बीटा ऑक्साइड, उस टाइप के बेसिस की बात कर रहा हूं। क्योंकि बेस अपन उन्हीं को, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दोज आर द बेसिस व्हिच आर यूज्ड इन द एग्जाम्स, तो अपन को पहले से बता रहे हैं, राइट। बाकी मैं आपको थोड़ा सा कंपाइल करके बताऊंगा आपको क्या करना है। मैं इसको रिएक्ट करूंगा, चलो उसको अपन स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो वो जो अपन ने बताया था मैंने आपको वो बेसिस थे एंड वी कैन राइट दैट दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे अपन ने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिखा था फॉर SN2 रिएक्शन। जैसे SN2 रिएक्शन लिखेंगे अपन, तो जैसे SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट मतलब नहीं बनता था, उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनाया था, इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अभी ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं। इसमें ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, इधर एक हाइड्रोजन एटम है, इधर भी एक हाइड्रोजन एटम। अब बेस जो है वो उस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा जिससे ज्यादा, उस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा जिससे ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर इस हाइड्रोजन को निकाल दे तो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा। तो ये जो बेस है दिस विल एलिमिनेट दिस प्रोटॉन, तो इसका एक अपन को क्या मिलेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट कैसे, ऐसे बनेगा CH3CH, ये हाइड्रोजन धीरे धीरे निकल रहा होगा क्योंकि बेस उसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा हाइड्रोजन के साथ। तो इस हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो Cl के साथ बन रहा होगा, इधर से Cl ऐसे निकल रहा होगा और इधर एक हाइड्रोजन एटम है उसके पास, राइट। और यहां पर एक CH3 होगा, दिस इज द इंटरमीडिएट व्हिच इज फॉर्म्ड। अब मैं आपको एक बार इंटरमीडिएट समझा देता हूं।
ये बेस जैसे जैसे इस हाइड्रोजन एटम को निकाल रहा होगा ना, वैसे वैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, और जैसे जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, ये वाला बॉन्ड निकल रहा होगा। तो क्या बन गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और वो Cl निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। जैसे जैसे ये बॉन्ड यहाँ से मतलब बेस इसको निकाल रहा होगा, वैसे वैसे ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो रहा होगा, और जैसे जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, वैसे वैसे ये Cl भी निकल रहा होगा यहाँ से। तो अपन ने वही इंटरमीडिएट बनाया कि बेस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, हाइड्रोजन का जैसे जैसे बेस इसको एलिमिनेट कर रहा होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, जैसे जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा होगा, वैसे वैसे Cl निकल रहा होगा। दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो होता है जिसमें पार्शियल बॉन्ड्स बने होते हैं। हमने लिखा पार्शियल बॉन्ड्स ट्रांजिशन स्टेट के लिए। सो दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट व्हिच इज फॉर्म्ड। सो ट्रांजिशन स्टेट वी कैन राइट लाइक दिस। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई इसमें प्रोडक्ट तो बन गया, अगर बेस ने हाइड्रोजन को निकाला, बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया और Cl वहां से निकल गया, तो व्हाट वी गॉट, CH3, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 विल बी फॉर्म। बेस थोड़ा बहुत इस हाइड्रोजन को भी निकालेगा, तो इस केस में भी फिर वही प्रोडक्ट बना। तो दोनों में फायदा क्या, मतलब E1 करो या E2 करो, क्या फायदा दोनों में। तो अपन कहेंगे देखो प्रोडक्ट दोनों में सेम हो सकते हैं, प्रोडक्ट दोनों में सेम हो सकते हैं। भाई इसमें क्या हो सकता है कि इससे बेस ज्यादा निकालेगा, इससे ज्यादा निकालेगा बेस, क्यों, क्योंकि यहां से ज्यादा स्टेबल एल्कीन बन रहा है, यहां से कम स्टेबल एल्कीन बन रहा है। तो अपन कहेंगे भाई जब कार्बोकेटाइन बन रहा था तब भी तो यही था, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस होगा कि भाई मैंने यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया, तो मेरे पास रेट ये हो जाएगा, एक डिफरेंस। इसमें रेट बेस के कॉन्सेंट्रेशन से भी चलेगा, नहीं इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ध्यान रखना, राइट ना, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, इसलिए तो मैंने कहा कि दोनों में डिफरेंस चेक करते हैं, राइट ना, क्योंकि पहले वाले में भी राइट ना, जो अपन ने पहले लिखा था, राइट। सो अपन क्या करेंगे कि भाई कार्बोकेटाइन इसमें नहीं बनने वाला, तो SN2 में भी कार्बोकेटाइन नहीं बना था, इसमें भी नहीं बनेगा। इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन, तो ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस को चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। अब इसकी बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। वहां पर कोई कार्बोकेटाइन बने नहीं, तो अपन क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन पे नहीं बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर मान लो, अगर अपन कहेंगे कि जितना ज्यादा यहां पर ये कार्बन सब्स्टिट्यूटेड होंगे, उतना ज्यादा स्टेबल एल्कीन बन सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब कौन सा कहां कितना स्टेरिक एंट्रेंस है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसे चाहिए कि स्टेरिक एंट्रेंस अगर ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बना देगा। अगर बेस हमें गिवन है तो विल राइट दैट विल बी rate of reaction will be directly proportional to the stability of carbon, that is stability of alkene, stability of alkene। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कब ज्यादा होगा, जब ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। जैसे अपने पास ये गिवन है और ये गिवन है अपने पास, अपन कहते हैं बताओ दोनों में से ज्यादा रेट किसका होगा, ये यहाँ पर Cl है, तो अपन कहते हैं अच्छा दोनों में से ज्यादा रेट इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, तो इसका रेट ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर तो अपन कहेंगे कि अगर ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसमें बॉन्ड ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो अपन कहेंगे अच्छा फिर तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री से ज्यादा रिएक्शन देगा, 2 डिग्री ज्यादा देगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, बिकॉज एल्काइल हैलाइड जैसे अपन लिखेंगे इसको हटाता हूं मैं, फिर उसके बाद आपको थोड़ा और आइडिया मिलेगा। जैसे मान लो मेरे पास आपने कहा कि भाई CH3 है, CH है और Cl है, और एक ये है, और एक मेरे पास ऐसे गिवन है CH3 CH Cl एंड CH3, और अपन से पूछा कि बताओ दोनों में रेट ज्यादा किस में होगा, तो अपन क्या चेक करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा देखो इसमें एल्कीन बनेगा तो ये बन गया, अब एल्कीन बना लेते हैं फिर देखते हैं अपन, और इसमें एल्कीन बनेगा तो ये बनेगा, दोनों में से ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा, ये वाला। इसमें 6 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें 3 हाइड्रोजन का, मतलब इसमें रेट ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अगर एल्कीन ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो रेट भी ज्यादा रहेगा। तो बनने का अच्छा फिर तो 3 डिग्री होगा तो ज्यादा रेट होना चाहिए 2 डिग्री से, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री में ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। बिल्कुल अपन रेट
ठीक है भाई, तो अपन इसको ऐसे बता देते हैं। अब लीविंग ग्रुप का तो हमेशा यही रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये अच्छा लीविंग ग्रुप होगा तो उतना इजीली वो निकल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रहेगा। वैसे अपन चाहेंगे कि बेस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ ए प्रोटिक सॉल्वेंट, लिख देते हैं अपन भाई, है ना। ए प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो बेस के स्ट्रेंथ को कम करेगा, बिकॉज एप्रोटिक सॉल्वेंट एनाइन को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, कैटाइन को लेकिन हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। तो अपन कहेंगे एप्रोटिक सॉल्वेंट के लिए। प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो बेस को भी डिस्टर्ब करेगा ना, बेस को भी नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, तो बेटर है कि हम एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लें। इस पर रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा, लेकिन इसमें एक काम जरूर होगा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज यहां पर जो प्रोडक्ट बने ना अपने पास, ये अपन को पता है दिस इज अ सिग्ज़र प्रोडक्ट एंड दिस इज अ हॉफमैन प्रोडक्ट, दिस इज हॉफमैन प्रोडक्ट, राइट, दैट हॉफमैन प्रोडक्ट। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में ना E2 में अपन को एक पार्ट हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, एलिमिनेशन हमेशा एंटी एलिमिनेशन होना चाहिए। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन रहा है या फिर सिग्ज़र प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, ऑलवेज anti-elimination take place. Anti-elimination take place. No matter reaction is right. Reaction no matters. Hofmann product is formed as a major product. Hofmann product is formed as major product. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर हॉफमैन प्रोडक्ट भी मेजर प्रोडक्ट बन रहा है चलेगा, लेकिन एलिमिनेशन हमेशा एंटी होना चाहिए। तो अपन कहेंगे एक एग्जांपल लिख दो भाई इसमें, क्योंकि आपने ये वाले पार्ट तो हमने काफी अच्छे से अपन को समझ में आए, इसमें एक एग्जांपल डालता हूं ताकि अपना काम हो जाए। और SN2 में अगर अपन ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्राफ ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस, और आप ग्राफ ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैंने आपको पहले भी बताया, और ग्राफ में आपको सारी चीजें पता है कब क्या कहां क्या होता है, क्योंकि अपन ने ग्राफ का पूरा एक क्लास पढ़ा था अपने ग्राफ के लिए, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शंस, तो आपको उसमें सारा कुछ पता है। तो और बार बार मैं बोल भी रहा हूं कि अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक दोनों टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा अपन, बट द मैकेनिज्म शुड बी लाइक दिस। मैं इसका एक रिएक्शन ले लेता हूं, इसमें अपन मतलब थोड़ा सा चेक कर लेंगे, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि इसमें अपन को उतना वैसे नहीं बता पाएंगे अपन, तो मैं इसको हटाता हूं और उसके लिए एक प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये रिएक्शन आपने लिखा होगा, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं इस वाले पॉइंट नंबर 3 के लिए। तो एग्जांपल में सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे गिवन है और अपन ने इसको ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने इसको Cl लिखा हुआ है और हाइड्रोजन लिखा हुआ है। सपोज करते हैं पर ऐसे हाइड्रोजन और ये Cl गिवन है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपन अज्यूम कर लेते हैं भाई यहाँ पर ये हाइड्रोजन गिवन है मुझे और यहाँ पर CH3 गिवन, इसको मैंने बेस के साथ रिएक्ट किया। आप कोई भी बेस ले सकते हो, अल्कोहलिक KOH ले लेता हूं मैं, अल्कोहलिक KOH है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो वो बेस है जो आपने लिख के बताया था कि ये बेस है और ये हमेशा एलिमिनेशन ही शो कर सकता है, राइट ना। तो अपन इसमें एलिमिनेशन करेंगे, और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कंपैरिजन के लिए, एक ये हो गया, एक कंपैरिजन के लिए, बिकॉज अपन कंपैरिजन करेंगे तो भी अपन को पता चलेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसमें मैं Cl को यहाँ भी ऐसे लिख लेता हूँ, ये Cl है और ये हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है ना, CH3 और हाइड्रोजन में यहाँ भी लिखा, ये हो गया। और इसको भी मैंने अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट किया, राइट ना, इसको भी अपन अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH से इसको रिएक्ट करेंगे, तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, Cl और हाइड्रोजन दे आर एट द एंटी पोजीशंस। एंटी पोजीशन कैसे, तो अपन कहेंगे देखो एंटी पोजीशन का मतलब है अपने लिए कि मान लेते हैं अपन ऐसे कि भाई हमारे पास ये हो गया हमारे लिए ये वाला बॉन्ड हो गया है, कार्बन और Cl बॉन्ड, ऐसे कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया यहाँ पर। ये तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आपसे दूर है
और Cl तुम्हारी तरफ है। एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। तो जैसे जैसे ये हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बेस निकालेगा इसको, तो जैसे जैसे ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये Cl निकलना शुरू कर देगा, तो Cl चला जाएगा। ये एंटी एलिमिनेशन है। लेकिन अगर दोनों ही ऐसे होंगे तो अपन इस बॉन्ड को ऐसे ना हाइड्रोजन को निकाल के इस बॉन्ड को शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्बिटल ऑलरेडी इससे टॉर्सनल स्ट्रेन में होगा। तो भाई वो कार्बन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आपस में क्या होता है, कौन सा स्ट्रेन होता है? टॉर्सनल स्ट्रेन होता है। तो ऑलरेडी इसके ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, इसके ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे? टॉर्सनल स्ट्रेन में होंगे। तो अगर अपन इसको ऐसे शिफ्ट कर रहे होंगे ना, तो ये रिपेल करेगा ना, क्योंकि ये पहले से ही दोनों में रिपल्शन है, ये टॉर्सनल स्ट्रेन है। तो ये ऐसे, इसको अगर एलिमिनेशन ऐसे करेंगे अपन, तो इसको कहते हैं सिन एलिमिनेशन, जो पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन। तो अपन क्या कहते हैं, आप ना ऐसे एज्यूम कर लो कि आप एलिमिनेशन कैसे करो, इधर हाइड्रोजन है तो इधर क्या होना चाहिए अपना? हेलोजन होना चाहिए। तो जैसे जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा होगा ट्रांजिशन सेट, वैसे वैसे ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, तो उसको कहते हैं एंटी एलिमिनेशन। अब इससे अपन को फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिरजे प्रोडक्ट बन रहा है या हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है, एलिमिनेशन हमेशा एंटी होना चाहिए। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये डैश फॉर्म डैश की जगह और ये वेज की जगह है, तब तो अपन कहेंगे ये यहां शिफ्ट होगा, ये लीव करेगा, आई गॉट अ प्रोडक्ट लाइक दिस, ये एंटी एलिमिनेशन हो गया। ये निकल गया तो अपन कहेंगे यहां पर प्रोडक्ट आ गया, ये CH3 हो गया, ये प्रोडक्ट है, ये बन गया एलिमिनेशन। अब अपन यहां की बात करेंगे। अब आपको साफ साफ दिख रहा है Cl और H दोनों एक ही तरफ है। अगर Cl और H दोनों ही एक ही तरफ है तो ऑब्वियस सी बात है, अपन क्या कहेंगे, ये तो सिन एलिमिनेशन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर कहेंगे ठीक है, उधर से सिन हो रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि यहां से भी सिन होगा। यहां पर एक हाइड्रोजन होगा और यहां पर भी एक हाइड्रोजन होगा, दो हाइड्रोजन हुए ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहां शिफ्ट करेंगे, इसको निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों एंटी एलिमिनेशन शो करेगा। अगर एंटी एलिमिनेशन शो करेगा तो अपन कहेंगे देखो भाई, फिर तो मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा। ये प्रोडक्ट बना, जबकि अपने पास यहां पर क्या था, CH3 और यहां था हाइड्रोजन, यहां पर अपने पास था हाइड्रोजन। अब अगर मैं डबल बॉन्ड इधर बनाता तो मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है। अगर मैं डबल बॉन्ड यहां बनाता तो मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड था, मैंने यहां पर डबल बॉन्ड बनाया तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ये मेजर प्रोडक्ट है, इसका ये मेजर प्रोडक्ट है, इसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना तो अपन कहेंगे दिस इज अ सिट्ज प्रोडक्ट। इसमें कम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना तो फिर दिस इज अ हॉफमैन प्रोडक्ट। तो अपन कहेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन रहा है या सिट्ज प्रोडक्ट, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस आर यूज्ड। स्ट्रॉन्ग बेस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कौन सा प्रोडक्ट बनाया, मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड। प्रेफरेंस अपन हमेशा किसको देंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड को, और कभी कभी लेस सब्स्टिट्यूटेड। जैसे अपन ने ये बनाया कि भाई एलिमिनेशन एंटी होगा, इट डजंट मैटर, इट इज फॉर्मिंग अ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और कभी कभी बेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि किस केस में अपन हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, एक तो हमें ये पता चल गया, रिएक्शन में अपन को पता चल गया, सॉल्वेंट वगैरह कैसे लेने हैं वो आपने बता दिए, आपने ग्राफ भी बता दिए, और ग्राफ में सब कुछ पता है अपन को, कौन सा एनर्जी किसका होता है, किसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, किसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। और इसमें अब अपन एक पार्ट और चेक कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई रिएक्शंस, अपन ऐसे कुछ कर लेते हैं, कुछ रिएक्शंस लिख लेते हैं जो SN1 और अपन को E1 में थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, और उसके बाद एग्जांपल कुछ लेते हैं अपन E1 और E2 के, फिर अपन मिक्स करने की बात करेंगे। तो मैं पहले एक रिएक्शन लिखता हूं, इसको हटाता हूं मैं, और मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं। अब देखो होगा क्या, जैसे ठीक है, मैं E1 रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं फॉर E1 रिएक्शंस। अभी एल्काइल हैलाइड ना, मतलब आप देखोगे कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपन काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एल्काइल हैलाइड्स में E1 रिएक्शन बहुत कम मिलते हैं, पर ढूंढने से ही मिलेगा। एल्काइल हैलाइड्स में E1 रिएक्शन अपन को बहुत मुश्किल से मिलेगा।
इवन रिएक्शन, क्योंकि एल्काइल हैलाइड में ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन जो होते हैं ना, एलिमिनेशन रिएक्शन, वो E2 मैकेनिज्म से ही होते हैं एल्काइल हैलाइड्स में। और बेसिस अपन जो यूज करते हैं वो आपको पता है कौन से बेसिस। तो मैं एक इवन रिएक्शन का फिर भी अपन एक एग्जांपल तो लिखते हैं कि कैसे अपन लिखेंगे। सपोज करते हैं अपने पास ऐसे, मैं एक एग्जांपल दिया भाई, CH3 है, C है, CH3 है, मैंने यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने Cl लिखा हुआ है, और मैंने इसको रिएक्ट किया, सपोज करते हैं एक्वस KOH के साथ, ऐसे लिख दिया, एक्वस NaOH दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, एक्वस लिया मैंने, अपन को पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इधर पोलर सॉल्वेंट है तो कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, मैंने कार्बोकेटाइन बना लिया, उसके बाद मैंने OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट, उसके बाद मैंने OH को सब्स्टिट्यूट किया, तो अपन ने क्या बनाया, CH3, CH3 और CH3OH, ये बन गया। अब आप कहोगे सर यहाँ तो आपने जो बताया मुझे वो SN1 रिएक्शन है, बिल्कुल मैंने SN1 रिएक्शन बताया, उत्तरी डिग्री में SN1 ही होगा, राइट। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट ये है। अब एक बार कोई अपन से पूछ रहा है कि भाई मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट बता दो इसके, अपन इसका ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है, ये इसका माइनर प्रोडक्ट भी बन जाएगा। मैं जरा बता देता हूं भाई कौन सा इसका माइनर प्रोडक्ट है, ये इसका माइनर प्रोडक्ट है। इसमें अपने पास माइनर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यही मैक्सिमम होगा। व्हाट इज सो, क्योंकि मैंने आपसे मना किया कि इससे एलिमिनेशन नहीं होगा। अपन शायद कर लें जब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, एंटी एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लो, तो दो उतना एनर्जी ताकि मतलब सन एलिमिनेशन हो जाए, राइट ना। तो मैं आपको मतलब कंपाइल करके बताऊंगा, मतलब मैं आपको ये भी बता सकता था, देखो ये रिएक्शन है जिनमें हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, बट थोड़ा सा वेट करते हैं अपन और थोड़ा सा जानते हैं इवन इनटू रिएक्शंस को, ताकि अपन और फेमिलियर हो जाएं, फिर उसके बाद अपन देखें कि और क्या एलिमिनेशन हो सकता है, ठीक है ना। वरना मैं अभी शुरू कर देता, देखो SN1 इवन ये सब नहीं, अपन पहले धीरे 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 मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, बिल्कुल चिंता मत करो आप। अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, ये तो आपने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, हमेशा से कहा आपने कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो कार्बोकेटाइन जरूर बनेगा। SN2 रिएक्शन 3 डिग्री में पॉसिबल ही नहीं है, मना कर दूंगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे फिर, तो अपन कहेंगे देखो, अगर मान लो मेरे पास ऐसे लिखा होता एक्वस KOH और 55 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मेरे पास लिखा होता एक्वस KOH और 55 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं कहता देखो मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, व्हाट इज सो, बिकॉज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में बाकी कुछ हो ही नहीं सकता, कार्बोकेटाइन बनाना ही पड़ेगा, हाईली स्टेबल होता है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर बेस ऐड करोगे, आप बेस ऐड करोगे ना जब, तो ये हाइड्रोजन जो थे ना, ये वाले हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम ना पार्शियली बॉन्डेड थे, इनको इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है, तो रूम टेम्परेचर की वजह से मैंने एलिमिनेट नहीं किया और मैंने ये बता दिया कि ये प्रोडक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, अब तो आपने 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी ले रखा है, अगर आपने ये टेम्परेचर बना रखा है ना, तो ये बॉन्ड जो पहले से पार्शियली बॉन्डेड था ना, ये तो टूटना शुरू हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड बेस, अब बेस इससे रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इतना टेम्परेचर पे ये बॉन्ड अपने आप ही ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, तो ये बेस जो होगा वो ऐसे शिफ्ट करके ये इधर शिफ्ट कर देगा। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा। और मैं क्या बोलना शुरू कर दूंगा कि हाई टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शंस, हाई टेम्परेचर में हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्स होंगे। मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल थोड़ा बहुत वीक भी है तो अपन उसको बोल सकते हैं, मतलब कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल था जो मतलब SN2 रिएक्शन शो करता था, लेकिन अगर उसमें टेम्परेचर अपन 55 या उससे ज्यादा लिखा होगा, एलिमिनेशन कर देना। तो इसमें करना था मुझे रूम टेम्परेचर पे SN1 रिएक्शन क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और KOH है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे अपने आप, तो ये एसिड बेस रिएक्शन जैसे करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड वी गेट द एल्कीन इज द प्रोडक्ट।
तब उस केस में हम एलिमिनेशन बनाएंगे एंड दिस एलिमिनेशन रिएक्शन इज इवन रिएक्शन। इवन क्यों? बिकॉज कार्बोकेटाइन बन रहा है इंटरमीडिएट एंड दिस इज एक्वस की वजह। अगर एल्कोहलिक होता तो कार्बोकेटाइन नहीं बनाता, सीधा इससे ये बना देता, क्योंकि एल्कोहलिक तो आपने बेस में बताया हुआ मुझे, स्ट्रॉन्ग बेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सपोज SN1 और SN2 रिएक्शन ऐसे लिखता हूं, रिएक्शंस हैं, तो ऐसे लिखते हैं SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शंस। मैं थोड़ा उधर लिखता हूं, ठीक है? अपन ना इसको ऐसे लिखते हैं, मैं इसको हटाता हूं। और ये जो एलिमिनेशन लिखे ना एल्कोहलिक बेसिस, वो सारे के सारे E2 रिएक्शंस हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया है कि एलिमिनेशन सारे के सारे E2 रिएक्शन ही होते हैं। E1 रिएक्शन तो एल्काइल हैलाइड में ढूंढने से मिलेगा, ये भी बड़े ढूंढने से मिलते हैं ऐसे कि कार्बोकेटाइन बनाओ और उसके बाद हाई टेम्परेचर पे अपन बोलेंगे। तो मैंने जैसे लिखा आपसे रिएक्शंस, दैट इज प्रॉपर्टीज लिखेंगे अपन, SN1, E1, SN2, E2। अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स लिखें ना, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, तो रिएक्टिविटी ऑफ RX, तो अपन कहेंगे यहां पर क्या था, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। दिस इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। पॉइंट इज सो इसमें आपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिखा, बाकी इन तीनों में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री लिखा। इसमें और इसमें तो कार्बोकेटाइन बनेगा, ये हो गया। इसमें ऐसा क्यों? तो अपन कहेंगे उसमें जितना ज्यादा डिग्री का एल्काइल हैलाइड होगा उतना ज्यादा स्टेबल, जितना ज्यादा डिग्री का एल्काइल हैलाइड होगा उतना ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा। और आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, कैसे अपन लिखेंगे उसमें अपन जब लिख रहे थे ना, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बता रखा है। तो दूसरा अपन लिख सकते हैं भाई ऐसे, माइनर प्रोडक्ट। SN1 में E1 माइनर प्रोडक्ट होगा, E1 में SN1 माइनर प्रोडक्ट होगा, SN2 में E2 माइनर प्रोडक्ट होगा और E2 में SN2 माइनर प्रोडक्ट होगा। पॉइंट इज सो इनमें दोनों में ही कार्बोकेटाइन बनाना है, दोनों में ही कार्बोकेटाइन बनाना है। अगर वो न्यूक्लियोफाइल बेस जैसे एक्ट कर गया, एलिमिनेशन, और अगर बेस न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट कर गया, सब्स्टिट्यूशन। इसमें आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर बेस जैसे एक्ट करा तो एलिमिनेशन, और अगर बेस न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट किया तो सब्स्टिट्यूशन। सॉल्वेंट वी ऑलरेडी नो दैट, पोलर सॉल्वेंट, इसमें प्रोटिक, इसमें भी प्रोटिक, ए प्रोटिक, और उसमें भी ए प्रोटिक। और ये प्रोडक्ट्स SN1 में रेसिनिक, E1 में मोड दैट इज सेट प्रोडक्ट, SN2 में विल राइट दैट, SN2 में दैट इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इसमें एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। ठीक है भाई, मान लिया। अब क्या, तो अब इसके बाद जो अपन को और चाहिए, अब इससे ज्यादा तो बाकी सारी चीजें तो अपन ने लिखी हुई हैं, ग्राफ ग्राफ सब लिखा हुआ है उसमें। रेट ऑफ रिएक्शन इसमें न्यूक्लियोफाइल से इंडिपेंडेंट होगा, इसमें भी न्यूक्लियोफाइल से इंडिपेंडेंट होगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा, इसमें बेस के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, वो अपन ने लिखा हुआ। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, अब मैं इसमें एक नया वर्ड यूज करने जा रहा हूं, ठीक है? इसको लिख के अब मैं एक नया वर्ड यूज करने जा रहा हूं और मैं इसको हटा, और वो नया वर्ड है मेरे लिए, दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्ट, एंड स्टीरियो सेलेक्ट। ठीक है? तो अब
पहले अपन इनके मीनिंग समझ लेते हैं और फिर उसके बाद अपन चेक करेंगे। अब देखो, जब आप स्टीरियो वर्ड यूज कर ही रहे हो, जब आप स्टीरियो वर्ड यूज कर ही रहे हो, तो इसका मतलब है यू आर गोइंग टू टेल मी दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या फिर आप ऑप्टिकल की बात कर रहे हो? इन दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हो आप मुझसे। ठीक है भाई, या तो ज्योमेट्रिकल की बात कर रहे हो या फिर ऑप्टिकल की बात कर रहे हो। ठीक है, या तो ज्योमेट्रिकल की बात कर रहे हो या फिर ऑप्टिकल की बात कर रहे हो। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, चलो मान लेते हैं, आपने कहा सेलेक्टिव, मतलब स्टीरियो सिलेक्टिव की बात कर रहे हो, और एक जगह आप कह रहे हो स्पेसिफिक, तो ये बात कर रहे हो। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं कहूंगा देखो भाई, सिलेक्टिव जो होता है ना, जो कैलकुलेट करना होता है ना, स्टीरियो सिलेक्टिव, इट इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। मतलब जब अपन स्टीरियो सिलेक्टिव चेक करेंगे ना, तो अपन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। वो कैसे? किसी भी, अब वैसे तो अपन बात करें कि भाई सिलेक्टिव और स्पेसिफिक क्या होते हैं, तो अपन को भी पता है, हमें बड़ा सिलेक्टिव ऐसे बोलते हैं। मैं ना बड़ी सिलेक्टिव चीजों को ही लेता हूँ। मतलब आपके पास चॉइस होता होगा तभी तो सिलेक्टिव हो, जिसके पास चॉइस नहीं है वो बेचारा स्पेसिफिक है, भाई यही है ले लो बस खत्म बात। तो यहां भी अपने लिए वही है, ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उनमें से एक मेजर प्रोडक्ट होगा, वो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है मेजर प्रोडक्ट, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री होनी चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले अपन क्या कर रहे थे, पता है ऐसे का, ये प्रोडक्ट बना भाई मेरे पास, इसमें तो सीजर ट्रांस भी बताऊंगा। मतलब इसका ट्रांस वाला मेजर प्रोडक्ट, सिस वाला माइनर प्रोडक्ट, और एक ये प्रोडक्ट अलग होगा जो ना माइनर है ना मेजर है। अगर उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, तो ज्यादा स्टेबल वाला मेजर प्रोडक्ट, कम स्टेबल वाला माइनर प्रोडक्ट, और ये वाला सेकंड मेजर प्रोडक्ट, सेकंड माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट वो होता है जो नेक्स्ट टू मेजर होता है। तो इस रिएक्शन को अपन बोल सकते थे, मतलब इसका रिएक्शन CH2 CHCl CH3, this react with alcoholic KOH will give these two products. The reaction is stereo specific. It's an even reaction. अगर कार्बोकेटाइन बनाया, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, जो मेजर प्रोडक्ट है उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री है, सिजर ट्रांस ज्योमेट्रिकल है, तो इसका मतलब मैं इसको स्टीरियो सिलेक्टिव बोल सकता हूं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट एक से ज्यादा बने, सो इसलिए मैंने लिखा इट इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। द रिएक्शन in which more than one product is formed. More than one product is formed, and one of them is major. तो अपन उसे कहेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव। बस इस वर्ड को ध्यान रखो, स्टीरियो केमिस्ट्री भी होनी चाहिए उसमें, नहीं तो मैं स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं कर पाऊंगा। तो कौन सा रिएक्शन? एग्जांपल SN1 E1। SN1 में क्या था? रेसिमिक मिक्सचर भी बनता है, थोड़ा सा इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बनता है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ? रेसिमिक मिक्सचर। तो SN1 E1 रिएक्शन हो गया। E1 में तो कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री है तो स्टीरियो सिलेक्टिव बोल देंगे पुरुष। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? तो इसको अपन बोल सकते हैं इट इज कैलकुलेटेड, इट इज जनरली कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। बट ये प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं।
कैसे? तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना एग्जांपल लेते हैं, SN2 रिएक्शन इन्वर्जन होगा, मतलब अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड पे है तो प्रोडक्ट बाय राइट हैंड साइड पे होगा, इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन टेक। E2 रिएक्शन, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एलिमिनेशन एंटी होगा, मतलब स्पेसिफिक होगा रिएक्शन, रिएक्शन में यही होगा, दैट इज मतलब इसमें स्पेसिफिक है रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल राइट हैंड साइड पे है तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल विल बी एट द लेफ्ट हैंड साइड। अगर E2 रिएक्शन है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, रिएक्शन विल बी एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है या फिर सेट्जेर प्रोडक्ट बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट। तो अपन कहेंगे E2 एलिमिनेशन, सो हॉफमैन और सेट्जेर प्रोडक्ट, ये रिएक्शन। फिर अपन कहेंगे स्पेसिफिक रिएक्शन में एक एग्जांपल ये हो गया अपने लिए, एक एग्जांपल ये हो गया अपने लिए, एक एग्जांपल हो जाएगा। जितना भी रिएक्शन अपन ने पढ़ा ना जिसमें अपन ने मार्कोनी-कॉक्सवेल वर्ड यूज किया, मतलब उनमें स्पेसिफिक रिएक्शन थे ना, तो कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वहां एनाइन को ऐड कर दो, एंड द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वहां पेप्टाइन को ऐड कर दो, एंड दैट इज अ स्पेसिफिक रिएक्शन, देन इट इज अ मार्कोनी-कॉक्सवेल। तो अपन मार्कोनी-कॉक्सवेल को बोल देंगे ऑल रिएक्शन in which Marconi-Kobschel is followed. अपन बोल सकते हैं, फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं वो रिएक्शन जिनमें अपन ने ये सब कहा, वो रिएक्शन जिसमें अपन ने कारो टैग लिखा, बिकॉज अपन को पता है अगर सिस है एंटी एलिमिनेशन होगा तो रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा, अगर सिस है सिन एलिमिनेशन होगा तो मीजो बनेगा। तो वो सारे रिएक्शन जिनमें अपन ने ये पढ़े वो सारे के सारे रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक। तो सेलेक्टिव में नॉर्मल डिहाइड्रेशन लिखो ना अल्कोहल का, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जिसमें अपन ने एल्कीन्स बनाए, बताएंगे जिसमें भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, वन ऑफ देम विल बी द मेजर प्रोडक्ट, विल से दैट विल बी द सेलेक्टिव रिएक्शन, उसमें अपन सेलेक्टिव। बट वन थिंग रिमेंबर है, उनमें स्टीरियोकेमिस्ट्री होनी चाहिए, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है तो कोई बात नहीं, ये वर्ड चेंज कर दूंगा, सेलेक्टिव का मीनिंग यही रहेगा, स्पेसिफिक का मीनिंग यही रहेगा। तो फिर उनको क्या बोलेंगे, उनको कहते हैं अपन, उनको कहेंगे अपन रेगियो सेलेक्टिव, रेगियो सेलेक्टिव एंड रेगियो स्पेसिफिक। तो ठीक है, अपन कहेंगे भाई ठीक है, इस बार आपने रीजन सिलेक्टिव कर लिया, भाई आपने पर्टिकुलर रीजन की बात कर ली, रेडियो सिलेक्टिव मतलब पर्टिकुलर रीजन, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे अपन। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई इसमें भी सिलेक्टिव हो जाएगा और इसमें भी अपन कहेंगे दैट इज स्पेसिफिक हो जाएगा। तो अब तो इसमें अपन कहेंगे रीजन सिलेक्टिव मतलब कोई भी रिएक्शन हो सकता है, भाई अपन को एक बात पता था, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बनाना होता है। ऐसे कोई रिएक्शन बताओ जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, स्टीरियोकेमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं मुझे। अच्छा तो ऐसे बता देता हूं, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी नहीं क्योंकि मेरे पास दो प्रोडक्ट आने वाले हैं। इसमें तो प्रोडक्ट ही एक आएगा, रुको अपन ऐसे कर लेते हैं, मुझे लगा वैसे करना है, तो ऐसे कर लेंगे, ये लो भाई। अब इसमें अपन कहेंगे ये AlCl3 से रिएक्ट कर लेते हैं, और AlCl3 क्या अपन अल्कोहलिक की वजह ले लो इसमें, ये लो भाई
मेरे पास एक बार अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां से कर लेता हूं, एक बार अल्फा बीटा यहां से कर लेता हूं, तो मेरे पास दो प्रोडक्ट आ गए। अब मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ही लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? अपन को पता है आप हाइड्रोजन कैसे लिखोगे। ये दो प्रोडक्ट बने अल्फा बीटा एलिमिनेशन। दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट। दोनों में स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, बट दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ऐसे कोई भी रिएक्शन जिनमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, वन ऑफ देम विल बी अ मेजर प्रोडक्ट, तो अपन रिगियो सिलेक्टिव बोल सकते हैं। तो रिगियो स्पेसिफिक, अब स्पेसिफिक का मतलब होगा कि ऐसे ही रिएक्शन होगा। तो अगर मान लो जैसे अपन यहां पर लिखा हो मार्कोनी-गॉस रूल वाला पार्ट, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आई इसमें तो ठीक है, फिर वो मेरे लिए स्पेसिफिक हो जाएगा। जैसे अपने पास ऐसे गिवन लिख लेते हैं अपन, एडिशन रिएक्शंस मेरे पास ऐसे गिवन है, CH3C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको एक बार ऐड करते हैं HBr से, और एक बार इसमें HBr ऐड करते हैं परऑक्साइड के साथ। तुमको पता है अगर आप परऑक्साइड लिखोगे तो मुझे स्पेसिफिक रिएक्शन लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप परऑक्साइड नहीं लिखोगे तो मैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकता हूं। एक से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे? तो अपन कहेंगे भाई मैं अब उसको ना थोड़ा सा इस वाले रिएक्शन को प्रोडक्ट में A और B ऊपर लिखने वाला, क्योंकि वो अगर नहीं लिखेंगे तो ठीक नहीं होगा। बस इधर लिख देता हूं, है इसको हटा देता हूं, ये वाला पार्ट लिखा हुआ है। तो मैं उसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे ना अपन को, तो अपन प्रोडक्ट ऐसे बना देते हैं। आपका ए प्रोडक्ट ये बनेगा, आप H प्लस साइन को डबल बॉन्ड पे अटैक करोगे, यू विल गेट अ कार्बोकेटाइन लाइक दिस। ये कार्बोकेटाइन बनेगा अपने। उसके बाद आप Br को ऐड करोगे, लेकिन मैं 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करूंगा, तो एक बार Br को यहीं से ऐड कर दूंगा और एक बार Br को ऐड करूंगा आफ्टर हाइड्रेट शिफ्ट। एक प्रोडक्ट ये बनेगा, मतलब एक प्रोडक्ट मैं यहां से भी बनाऊंगा, एक प्रोडक्ट मैं यहां से भी बनाऊंगा, मेरे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। राइट ना? तो अपन क्या करेंगे, इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो अपने पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक इधर से एक इधर से। तो कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होता है, तो मैं इसको एक बार Br यहां पर लिख लेता हूं, एक बार Br यहां लिख देता हूं। मेरे पास ये दो प्रोडक्ट बने। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये वाला मेजर। दो प्रोडक्ट बने अपने पास, लेकिन इसमें अपने पास जो पेरोक्साइड में ऐड करेंगे तो वहां कोई अपने पास है ही नहीं चॉइस। Br रेडिकल डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, बाहर की तरफ Br ऐड होगा, अंदर की तरफ H ऐड होगा, रिएक्शन होगा। क्योंकि इस केस में तो अपन Br रेडिकल अटैक करेगा ना डबल बॉन्ड पे। तो B जो प्रोडक्ट बनेगा ना अपना, ये तो A के प्रोडक्ट बन गए, ये भी होगा और ये भी होगा, मतलब दोनों ही प्रोडक्ट होंगे। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ए को अपन जनरली ये लिख देते हैं, क्या करते हैं अपन कार्बोकेटाइन बनाएंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट बना देते हैं। लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट भी एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इसमें HBr इन पेरोक्साइड, तो इसमें तो अपन तो सीधा सीधा प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे भाई, HBr इन पेरोक्साइड मतलब विल हैव लाइक दिस, Br इधर H इधर। तो ये तो स्पेसिफिक हो गया, और यहां कोई कायरल सेंटर नहीं, यहाँ कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो अपन उसे स्टीरियो बोल ही नहीं सकते। Everybody got it? So we can write like that. तो इस टाइप से अपन रिगियो सिलेक्टिव और इस टाइप के ये जो वर्ड यूज होता है ना, स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, अच्छा प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। अगर प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है तो सिलेक्टिव और स्पेसिफिक वर्ड आपको किसके रिस्पेक्ट में यूज करना पड़ेगा? सिर्फ रीजन के रिस्पेक्ट में, कि इस रीजन में रिएक्शन होगा, वो स्पेसिफिक रीजन। तो अब बाकी मैं मतलब आपको जितने रिएक्शन पढ़ाऊंगा उन रिएक्शन में ये वर्ड, ये टर्म अगर आएगा तो मैं इन टर्म को यूज करूंगा। तो आपको एक एक पॉइंट SN1 SN2 E1 E2 में और मिल गया। वो क्या?
SN1 reaction is stereoselective. E1 reaction is stereoselective. SN2 reaction is stereospecific, inversion होगा. As well as E2 reaction is stereoselective, anti-elimination. Right? तो HBr in peroxide, we know that peroxide में क्या होता है भाई, peroxide में तो अपन ऐसे ही लिखा हुआ ना, peroxide में peroxide इफेक्ट वही तो बता, और मैकेनिज्म वगैरह सब लिखा अपन ने. तो क्या होता है उसमें, Br रेडिकल बनेगा. Br रेडिकल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा. अब बताओ किस पे रेडिकल बनाओ, 1 पे या 2 पे? तो अपन कहेंगे 1 पे बनाओ, ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा. वहां पर 2 पे बनाओगे तो 1 डिग्री बनेगा, 1 पे 2 डिग्री बनेगा. तो रेडिकल बना लो Br को ऐड करके, ये रेडिकल बन गया. अब क्या, H को ऐड करो इस पे, ये HBr के साथ रिएक्ट करेगा, जो मैकेनिज्म अपन ने लिखा, तो उसके हिसाब से रिएक्शन. रेडिकल में मैंने आपसे कहा था रीअरेंजमेंट नहीं होता. जब तक मैं नहीं बताऊंगा आपके लिए रीअरेंजमेंट नहीं होता. ठीक है ना? जो चीज मैंने आपको पहले बताया, अपन रीअरेंजमेंट किस में कर सकते हैं, कैटाइंस में कर सकते हैं, एनाइंस में भी मत करना, क्योंकि अभी तक मतलब ऐसे कोई अपन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं पढ़े जिनमें एनाइन में भी अपन रेडिकल की बात करेंगे, और ना ही कोई इतना अच्छा क्वेश्चन अपन को पूछने वाले हैं. रीअरेंजमेंट, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, वो सब कैटाइंस में होते हैं. आप उसी को ध्यान रखो. अब अपन चेक करेंगे, देखो SN1 रिएक्शन में, E1 रिएक्शन में और SN2 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन में मैंने ना इसको ब्रेक किया था इन तीनों में, लेकिन E2 रिएक्शन इज लाइक दिस. इनमें तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो था ना, यह भी RDS था. इनमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑफ कार्बोकेटाइन. वो आपको अपन को पहले से पता है, नहीं भी बताओगे तब भी चलेगा. लेकिन इस पर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में क्या होता है ना, बेस जो है वो इसको रिमूव करेगा जैसे जैसे, वैसे वैसे ये रिएक्शन होगा. इसमें हाइड्रोजन का कोई रोल होता है क्या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में? नहीं होता. So there is no role of H atom. But यहां पर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में CH bond breaks. In RDS, the CH bond breaks. अगर CH bond break होगा तो अगर मैं तुमसे कहूंगा मैं इसके ना सारे हाइड्रोजन को D से रिप्लेस कर देता हूं, अब बताओ, तो अपन कहेंगे इसमें तो रेट स्लो हो जाएगा. इसमें मैं अगर D से रिप्लेस कर दूं तो अपन कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. व्हाई इट इज सो? भाई इसको ब्रेक मतलब CD बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं होना रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. अगर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में CD बॉन्ड को ब्रेक होना ही नहीं है तो देयर विल बी नो आइसोटोपिक इफेक्ट. आइसोटोपिक इफेक्ट तभी होता है जब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में आइसोटोपिक बॉन्ड हो, वो भी ड्यूट्रियम वाला बॉन्ड. क्योंकि आइसोटोपिक इफेक्ट में ऐसे नहीं पढ़ूंगा, इधर Cl35 है और इधर Cl37 है, इसमें कोई आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं आने वाला. KH/KD मैक्सिमम आएगा ना, आप ग्रेटर देन 1 तो कह सकते हो, क्योंकि इसका बॉन्ड कार्बन के साथ स्ट्रांग होगा. इसका अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, आइसोटोपिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल बॉन्ड. मैंने आपको बता भी रखा है पहले, स्टेबिलिटी वगैरह में सब कुछ. तो अपन क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 2 ही न्यूट्रॉन का तो डिफरेंस है, और H और D में तो डबल न्यूट्रॉन का डिफरेंस. H में तो था ही नहीं, इसमें तो डबल हो गया, मतलब एक तरीके से न्यूट्रॉन आ गया ना.
जितना ज्यादा न्यूट्रॉन का डिफरेंस होता है आइसोटोप्स में, उतना ज्यादा वो आइसोटोपिक इफेक्ट दिखा सकते हैं। इसलिए जो भी आइसोटोपिक इफेक्ट हम पढ़ते हैं वो ड्यूट्रियम से पढ़ते हैं। तो इसमें तो CD बॉन्ड को ब्रेक करना है ना, तो इन RDS द CH बॉन्ड ब्रेक्स। सो इफ देयर इज CD bond, then there will be isotopic. आइसोटोपिक इफेक्ट, इसमें ना आइसोटोपिक इफेक्ट होगा, और वो आइसोटोपिक इफेक्ट KH/KD विल बी 4 होता है। मतलब अगर मैं इसकी जगह हाइड्रोजन की जगह D ले लेता हूं, तो फिर इसका रेट हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 4 टाइम्स स्लो हो जाएगा। केस कम हो गया, KH/KD इज 4। तो उस केस में मतलब KH/KD अगर मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं तो जितना रेट होगा, तो हाइड्रोजन को जब D से रिप्लेस करूंगा तो रेट विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। Why it is so? Because CD bond is stronger than CH bond. D is more electronegative than H. So we can write that there is an isotopic effect in case of E2 reaction, but there is no CH bond breaking in SN1, E1 or SN2, so there will be no isotopic effect. तो इन तीनों में no isotopic effect, but इसमें isotopic effect है as isotopic। वो मैंने आपको लिखा। अभी मैं आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब धीरे धीरे पढ़ेंगे, और मैं सारे कंपाइल भी करूंगा एक बार, और थोड़ा सा और वेट करते हैं फिर आइसोटोपिक इफेक्ट के लिए, फिर मैं कंपाइल कर दूंगा। कार्बोनाइल कंपाउंड्स तक आते आते मतलब बहुत सारे रिएक्शंस में अपन रेट डिटरमिनेंट स्टेप लिख के कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं सो देयर विल बी नो आइसोटोपिक इफेक्ट। तो अब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि SN2 में तो कार्बोकैटायन नहीं बनता है, तो हाँ, SN2 में मान लो ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल है और इधर Cl है, तो SN2 में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन का क्या रोल रहा वहां पर? कुछ भी रोल नहीं। हाइड्रोजन का रोल होता तो मैं कहता वहां पर आइसोटोपिक इफेक्ट है, इसलिए कोई रोल नहीं। यस, अभी अपन कहेंगे, अच्छा कोई पूछ रहा है अपन से कि फ्री रेडिकल हैलोजनेशन विल बी regioselective reaction. No, it cannot be. It is general reaction. Why will say the regioselective? एक से ज्यादा प्रोडक्ट थोड़ी बनेंगे वहां पर, क्योंकि कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता ना, वहां पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा। एलाइलिक और बेंजाइलिक को बोल सकते हो आप, क्योंकि एलाइलिक और बेंजाइलिक में इफ देयर इज अ कंजुगेशन तो अपन कह सकते हैं, बट सारे रेडिकल मैकेनिज्म अपन जनरलाइज करेंगे वो regioselective होंगे तो वो गलत होगा। अपन एलाइलिक और बेंजाइलिक में भी कब, जब वहां पर कॉन्जुगेशन हो जाए तो अपन कहेंगे। अगर वहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी है तो अपन बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते। ठीक है, मैंने आपको E1 E2 रिएक्शंस के बारे में बताया। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन चेक करेंगे अपन। एप्लीकेशन अपन लिखेंगे भाई, एप्लीकेशंस में वी कैन राइट दैट एप्लीकेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैंने एलिमिनेशन में E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 E2 रिएक्शन ऐसे किया। तो इनमें एप्लीकेशन में मोस्टली जो अपन को पढ़ना होता है वो होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो चलो देखते हैं अपन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ के चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स? अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में अपन पहले एक तो एग्जांपल लिख लेते हैं पहले अपन, है किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। मैंने किसी ने पूछा तो अपन से, फ्री रेडिकल इज regioselective reaction? No, we cannot say that कि that is a regioselective reaction unless it is like this है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, वरना वो परेशान रहेगा, सबने पता नहीं क्या बोला। अपन कहेंगे मेरे पास अगर ऐसे गिवन है, तो इसमें ना एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कर लेता है या NBS वगैरह ऐसे कर लेता है।
तो इसमें क्या होगा, एलिक सब्स्टिट्यूशन में देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड है, CH और CH2 रेडिकल। अपन को पता है इसमें कॉन्जुगेशन होता है, CH2 है और यहाँ पर रेडिकल बनेगा और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां से भी प्रोडक्ट बन सकता है, यहां से भी प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यहां से बनेगा। व्हाइट इज सो। तो बार बार कहा मैंने कि इधर रेडिकल में Cl लिखो या इधर रेडिकल में Cl लिखो, दोनों में ही एल्कीन है। और जब भी एल्कीन होगा तो, और हमारे पास चॉइस है, इस एल्कीन को भी बना सकता हूं मैं, इसको भी बना सकता हूं। तो मेजर प्रोडक्ट किससे बनाना है अपन को? राइट। ये तो मोनोक्लोरिनेशन किया है तो कैसे हो जाएगा रीके सिलेक्टेड, बता। ये क्या करूं इसको रीके सिलेक्टेड? वो कह रहे सर मोनोब्रोमिनेशन रीके सिलेक्टेड हो जाएगा। कैसे हो गया रीके सिलेक्टेड? मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी यार यहाँ से बन जाएगा। द मेजर प्रोडक्ट। तो अपन कहेंगे भी हम तो प्रोडक्ट इसमें से अब और नहीं है ना, रेडिकल रीअरेंजमेंट टाइप ऐसा कुछ नहीं बन रहा, वैसे नहीं बन रहा ना, इसलिए नहीं कहेंगे अपन मोनोब्रोमिनेशन को। ठीक है, चलो भाई। अब डिहाइड्रेशन, और उसमें अगर तेरे दिमाग में कुछ और भी चल रहा है तो बता देना मुझे, ठीक है। हाँ, तो रीगियो सिलेक्टिव का मतलब ये होगा ना, रीगियो सिलेक्टिव में मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, एक मेजर प्रोडक्ट हो गया रीजन सिलेक्टिव। हाँ, तो इधर ये प्रोडक्ट बन गया ना अपने पास। फिर तो ऐसे अपन हाँ, सभी को बताते रहेंगे, चलो भाई सबको बताते हैं रीगियो सिलेक्टिव, फिर तो सभी रिएक्शन सिलेक्टिव हो गए अपने लिए तो। राइट। तो अपन कहेंगे कि भाई जिनमें जैसे मार्कोनिकॉफ रूल हो गया तो रीगियो सिलेक्टिव, मार्कोनिकॉफ रूल में एक ही प्रोडक्ट हो तो स्पेसिफिक भी हो सकता है, सिलेक्टिव भी हो सकता है। रीगियो सिलेक्टिव वाले और रिएक्शन दूंगा मैं, एग्जांपल दूंगा, तो एक बार अपन वेट करते हैं थोड़ा सा। अभी डिहाइड्रेशन में भी आएंगे काफी सारे, तो अब उस वर्ड को यूज करता रहूंगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स को अपन लिखेंगे भाई, डिहाइड्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है भाई। तो मेरे पास ऐसे गिवन है, इसमें भी मैं क्या करूंगा ना, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। ये अल्फा है, ये बीटा है, इससे OH हटाऊंगा, इससे H हटाऊंगा और डबल बॉन्ड बना दूंगा। मेरे पास ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2 वो डिहाइड्रेशन कर दिया। अब अपन चेक कर लेते हैं कि डिहाइड्रेशन में अपन क्या लिखेंगे। एक तो अपन लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दैट इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। या फिर मैं लिख सकता हूँ डाइल्यूट H2SO4, लेकिन डाइल्यूट एसिड के साथ मुझे हीट करना पड़ेगा। या फिर मैं लिख सकता हूँ PaCl3, Al2O3, P2O5, ड्राई HCl, एनाइट्रस CaCl2, एसिडिक एनाइट्रेट NaHSO4 या KHSO4, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, दैट इज अ व्हाइट पीपीटी। ये जनरली अपन डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे, और मतलब और भी लिख सकते हैं, कोई भी एसिड हो सकता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कोई बात नहीं। मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं H3PO4, इसको हीट करना पड़ेगा अपन को। मतलब मैं किसी को भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिख सकता हूँ, कोई भी एनाइट्रेट लिख लो, एनाइट्रेट होगा तो वाटर एब्सॉर्बिंग हो गई होगा, तो सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अभी जो अपन यूज करते हैं वो जनरली जो अपन से पूछता है वो ये वाला होता है, और मतलब मोस्टली जो यूज होते हैं, एक तो PaCl3 यूज करते हैं, दूसरा डाइल्यूट H2SO4 वाला यूज करेंगे। तो लेकिन यूज कोई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इवन आई कैन राइट दैट, मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ थोरियम ऑक्साइड, इसका अपना इंपॉर्टेंस है। तो ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो कैसे डिहाइड्रेशन शो करेंगे अपन देखेंगे। ये मोस्टली यूज करते हैं। अब जैसे टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, जैसे अगर ये है मेरे पास तो मुझे इसमें जैसे हीटिंग लिखा हुआ है तो अपन को टेम्परेचर याद नहीं रखना होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस में कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। इन सभी में उतना ही टेम्परेचर चाहिए।
और अगर मुझसे कोई पूछेगा ऐसे कि भाई देखो, अगर मैंने ऐसे लिखा कि भाई एक एग्जांपल लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट, फॉलोइंग कैन बी बेस्ट यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन। मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछा और मुझे ऑप्शन में लिखा, ए ऑप्शन लिखा दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बी ऑप्शन लिखा दैट इज वी कैन राइट दैट एयर दैट इज डाइल्यूट H2SO4, सी ऑप्शन लिखा मेरे पास दैट इज आई कैन राइट दैट डाइल्यूट H3PO, और डी ऑप्शन लिखा मैंने दैट इज एनहाइड्रस, वी कैन राइट दैट CaCl2 भी लिख सकते हैं अपन, Al2 होता है। इनमें से मुझे बताना था कि कौन सा सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। तो अगर मुझे किसी का डिहाइड्रेशन करना है तो इनमें से मैं किसको चूज करूंगा? एक तो मैं अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसको मानूंगा जो प्रोटिक हो, मतलब जिसमें वो एसिड जिसमें प्रोटॉन हो, इसलिए मैं Al2O3 को तो चूज नहीं करने वाला, क्योंकि मैं उनको ज्यादा अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट मानूंगा जिनमें प्रोटॉन है, जो एसिड हो H+ वो ज्यादा अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो मेरे पास 3 ऑप्शन थे और तीनों ऑप्शन में मैं उस एसिड को चूज करूंगा जो वीक हो और हाई टेम्परेचर, क्योंकि वीक एसिड विल नॉट शो द अदर टाइप ऑफ रिएक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वीक एसिड में बड़ा कंट्रोल्ड रिएक्शन होगा, भाई टेम्परेचर तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं इजीली, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मैं उस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता। मान लो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मैंने यूज किया, अब क्या होगा? भाई वो तो कैटलिस्ट था, अब H2SO4 है तो H+ भी होगा, H+ है तो इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा तो ऐसे बनाएगा तो बाकी एल्कीन से ऐसे रिएक्शन शो करता है। इसका कार्बोकेटाइन बनाएगा, इसका कार्बोकेटाइन बनाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज बन गया, इसका बॉन्ड बन गया, इसका इसके साथ बॉन्ड बन गया और इसको CH3 बन गया। अब क्या होगा? ये दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, इसका कैटाइन बन गया, मतलब पॉलीमराइजेशन शुरू हो गया, आयनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब मैं चाहता था एल्कीन बनाना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो तो पॉलीमराइजेशन शुरू हो गया, इसलिए अपन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कभी यूज नहीं करना चाहिए, बट इट इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वाटर सिर्फ एब्जॉर्ब करवाना है, H2SO4 डालेंगे, पोस्टल वॉल्कर मेथड में पढ़ा ना मैंने, एनहाइड्रस CaCl2 कभी-कभी कंसंट्रेटेड H2SO4 भी डाला। तो अपन क्या करेंगे? द बेस्ट वन विल बी वीकेस्ट एसिड, और वो भी हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं ना, मुझे कितना टेम्परेचर करना है, और डिहाइड्रेशन भी 120 डिग्री अबव होगा अगर एसिड के साथ, तो डिहाइड्रेशन शुरू होता है। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये तो अपने पास ऐसे आ गया कि तो अपन को कैसे चूज करना है? वी गॉट इट कि प्रोटिक हो ज्यादा अच्छा है, और प्रोटिक के बाद हाई टेम्परेचर, वीकर एसिड हो, क्योंकि वीकर एसिड में रिएक्शन अनकंट्रोल्ड नहीं रहेगा, वरना अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा। इसके डिहाइड्रेशन में मैं लिखूंगा भाई, इसमें H+ साइन मैंने यूज किया, HSO4 था वहां पर, H2SO4 यूज करने वाला हूं, तो आई विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस CH2, वो लोन पेयर पे अटैक किया तो आई विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस। OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, बट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो दैट बिकम्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। पहले मैंने आपको बताया OH, OR, NH2 they are not good living group, but in presence of acid they become good living group। अपन ने इसको 173 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया, सो 173 डिग्री सेंटीग्रेड अपन उसको हीट करते हैं, हीट करोगे तो ये कार्बोकेटाइन बना देगा, तो मैं CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा। अगर मैं ये बनाऊंगा तो फिर उसके बाद अपन कहेंगे भाई आप ये हाइड्रोजन अगर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में होंगे सारे के सारे हाइड्रोजन्स, तो हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन अपने आप तो नहीं निकलता, लेकिन उससे कोई बेस निकाल जरूर सकता है। I got a product. That is the product of the reaction. इस टाइप से अपन को CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा। बट अब अपन को एक बात पता चल गया, सिंस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी होंगे,
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तो हम रीअरेंजमेंट भी बताएंगे, राइट? अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तो अपन रीअरेंजमेंट भी बताने वाले हैं रिएक्शंस में। तो इसमें रीअरेंजमेंट भी बताएंगे अपन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में, ठीक है? तो दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, और इसमें अपन ऐसे लिखेंगे थोरियम ऑक्साइड जो होता है ना, दैट शोज डिहाइड्रेशन, but it forms Hoffman product as a major product. It gives Hoffman product as major product as major. इसलिए मैंने उसको सेपरेटली ही लिखा है, Hoffman product as major product. तो उसको ज्यादा अपन ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट वाले हैं डिहाइड्रेशन में। कार्बोकेटाइन बनेगा, इसका मतलब आप इवन रिएक्शन की बात करने वाले हो। व्हाई इट इज सो? क्योंकि कार्बोकेटाइन के साथ अगर कार्बोकेटाइन बनेगा और उससे एलिमिनेशन होगा तो इट विल ऑलवेज बी अ इवन मैकेनिज्म्स। तो इवन एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं, इवन मैकेनिज्म्स, वो जनरली एल्काइल हैलाइड में तो नहीं होते, लेकिन अल्कोहल्स में हमेशा होगा। और अल्कोहल में अपन, ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, बड़ा मुश्किल से बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसलिए बना रहे हैं अपन क्योंकि आप इतना हीट कर रहे हो जितना टेम्परेचर चाहिए। लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री तो इजीली बन जाते हैं कार्बोकेटाइन, तो अपन डायरेक्टली लिख भी सकते हैं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल अल्कोहल्स तो हमेशा इवन रिएक्शन देंगे, तो कार्बोकेटाइन इजीली बन जाएगा। और अगर हमारे पास आप हीट नहीं करोगे तो एलिमिनेशन करना है, इससे कम टेम्परेचर होगा तो एलिमिनेशन करेंगे अपन, बट इट विल बी एट, देन वी हैव टू शो दैट इट इज अ E2 मैकेनिज्म, बिकॉज अगर एलिमिनेशन करना है और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने के लिए मैंने आपसे मना किया था कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनाना। तो अपन देखते हैं क्या करना है अपन को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में। अपन को ये पता चल गया व्हाट आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिएक्शन में मैकेनिज्म कैसे लिखना होता है, राइट? तो डिहाइड्रेशन की बात करते हैं अपन। हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं अपन ऐसे। तो एक तो अपन ऐसे लिखते हैं, दैट इज CH3 CHOH और CH2 CH3, इसको अपन लिखते हैं दैट इज हमारे पास concentrated H2SO4 है, लेकिन पॉलीमराइजेशन होगा तो अपन क्या लिखेंगे, डाइल्यूट H2SO4, और इसमें हीट करेंगे। तो आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे और मेजर प्रोडक्ट भी बताना है सभी में। आपको पता है कार्बोकेटाइन बनाने वाले आप, तो यू आर एबल टू राइट दैट। और अगर इसमें THO2 के साथ रिएक्शन करना है तो आपको पता है क्या करना है। दूसरा लिख लेता हूं मैं, I have like this, that is CH3 CH CH2 और मेरे पास यहाँ पर OH गिवन है और यहाँ पर CH3 है। इसमें मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करने वाला हूँ। तो बताओ भाई एल्कीन्स क्या बनेंगे। और अगर मेरे पास ऐसे गिवन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात करते हैं अपन, we are going to get like this। इसमें भी अपन डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करने वाले हैं, हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। और अगर अपन ऐसे लिखने वाले हैं दैट इज write like this, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अगर मेरे पास ऐसे which of the following can form, following can form on dehydration, on dehydration। मैं इसमें से पूछ लेता हूँ, मेरे पास ये कंपाउंड बना हुआ है, एक तो मुझे ऐसे गिवन है, इनमें से कौन सा
ये वाला एल्कीन बना सकता है, ऐसे गिवन था। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसमें तो अपन पहला वाला प्रोडक्ट लिखते हैं, जैसे मतलब अपने काफी अपन को पता है कि H+N अटैक करेगा, वाटर हटेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो मैं कार्बोकेटाइन बना देता हूँ भाई। अब कार्बोकेटाइन बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो जो HSO4 इसका होगा वो यहाँ से भी प्रोटॉन निकालेगा, यहाँ से भी प्रोटॉन निकालेगा। तो अपन कहेंगे यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे अपने पास वो CH3, और इधर एक बार डबल बॉन्ड बना लेते हैं और CH डबल बॉन्ड CH3 लिख लेते हैं, और प्लस बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 बनाएगा। तो इसमें तो मुझे सिस और ट्रांस लिखना पड़ेगा, तो ये तो ट्रांस वाला मेजर हो जाएगा और सिस वाला माइनर हो जाएगा, है ना। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट और ये वाला माइनर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। THO2 में तो आपने बता रखा है कि भाई मुझे हॉफमैन एलिमिनेशन ही करना है, तो फिर यही एक प्रोडक्ट बनेगा बस, बिकॉज हॉफमैन एलिमिनेशन तो वो होगा जिधर लेस स्टेबल एल्कीन्स बनेंगे। तो डिहाइड्रेशन में THO2 ऑलवेज शोस, अपन बस ये अपने सिलेबस में भी नहीं है वैसे, शायद अपन को कोई क्वेश्चन वगैरह मिल जाए तो अपन को पता होना चाहिए कि भाई ये ना हॉफमैन एलिमिनेशन शो करता है, बस जबकि अपने सिलेबस में एल्काइल हैलाइड के लिए ही हॉफमैन एलिमिनेशन है। लेकिन अगर आता है तो बता देंगे, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, हॉफमैन एलिमिनेशन शो करेंगे। इसमें आप कार्बोकेटाइन बनाओ और उसके बाद प्रोडक्ट्स लिखो, तो अपन कहेंगे कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, अब उसमें प्रोडक्ट ऐसे बन सकते हैं, एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज द प्रोडक्ट व्हाट आई कैन राइट फ्रॉम दिस नाउ। ये 3 प्रोडक्ट बना सकता हूं। अब एलिमिनेशन, क्योंकि H+N अटैक कर रहा है, वाटर का रिमूवल है, ऑब्वियसली बात है कार्बोकेटाइन बन रहा है, रिएक्शन तो इवन है। इवन है तो हमेशा सेट से प्रोडक्ट ही बनता है मेजर प्रोडक्ट। अब इसमें कहीं सिस और ट्रांस हो सकते हैं, कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है इसमें, तो इसका मतलब दिस विल बी द मेजर। आपको ये बताना है कि माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। अगर मैं A लिखता हूं, B लिखता हूं और C लिखता हूं, तो इन सब में से माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ये आप बताओगे कि A और C में से माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो आपको बताना है। A और C में से कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, वो अपन को बताना है। अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर A ज्यादा स्टेबल होगा, फिर C ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल B होगा, उसके बाद A होगा, उसके बाद C होगा। तो अपन कहेंगे मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस, तो माइनर प्रोडक्ट किसको लिखे अपन, तो अपन कहेंगे भाई माइनर प्रोडक्ट विल बी, किसको लिखेंगे, मैं एक बार कार्बोकेटाइन चेक कर लेता हूँ क्या बना। ठीक है, अपने पास कार्बोकेटाइन जो बनेगा ना, इससे वो कार्बोकेटाइन ऐसे बना, ये कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन है, तो मेरे पास इससे ना ये प्रोडक्ट बन सकता है। एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है और एक ये प्रोडक्ट, एक तो इधर डबल बॉन्ड बनाया, एक इधर डबल बॉन्ड बनाया, ये दो बन सकता है। फिर अपन ने इसका रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट किया तो फिर इससे फिर अपने पास प्रोडक्ट ये बन सकते हैं, एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है और एक ये प्रोडक्ट बन सकता है, एक ये प्रोडक्ट बनता है। तो अपन कहेंगे ये और ये तो सेम है, तो वो तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो मेजर लिखा अपन ने। अब अपन माइनर प्रोडक्ट किसको बोले, तो अपन कहेंगे माइनर प्रोडक्ट विल बी C वाला। C वाला माइनर प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि जो एल्कीन रीअरेंजमेंट के पहले बनता है, जो एल्कीन रीअरेंजमेंट के पहले बनता है, माइनर प्रोडक्ट उनमें से ही कोई एक होगा। भाई रीअरेंजमेंट से पहले ये दोनों बने थे, तो
तो ये तो मेजर है, तो फिर ये वाला माइनर हो जाएगा। जो एल्कीन रीअरेंजमेंट के पहले बनेगा ना, क्योंकि माइनर प्रोडक्ट हमेशा रीअरेंजमेंट से पहले बनेगा, माइनर प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट के बाद कभी नहीं बनेगा। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट कहेंगे तो 3, तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन माइनर प्रोडक्ट हमेशा रीअरेंजमेंट के पहले बनेगा। रीअरेंजमेंट के बाद एक्सक्लूसिवली मेजर प्रोडक्ट ही बनेगा, वहां माइनर प्रोडक्ट नहीं बनता, वहां सिर्फ मेजर ही बनता है। माइनर प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट के बाद कभी नहीं बनता। रीअरेंजमेंट किया ही क्यों अगर माइनर ही बनाना है तो। इसलिए माइनर प्रोडक्ट हमेशा रीअरेंजमेंट के पहले बताना। जो प्रोडक्ट पॉसिबल है ना रीअरेंजमेंट से पहले, उनमें से ही एक माइनर बता देना। अगर रीअरेंजमेंट के पहले भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो उनमें जो ज्यादा स्टेबल हो उसको बता देना। लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद अपन कभी माइनर प्रोडक्ट नहीं बताएंगे, वहां एक्सक्लूसिवली मेजर प्रोडक्ट बनेगा बस। तो सबसे ज्यादा अमाउंट इसका होगा, फिर उसके बाद इसका होगा, फिर उसके बाद इसका होगा। ये ज्यादा स्टेबल दिख रहा था इसलिए मैंने इसमें पूछा आपसे, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब अपन को अगर कंसेप्ट चाहिए है मेजर और माइनर का तो यही सबसे अच्छा एग्जांपल है अपने पास। मतलब इसमें मैं जो एग्जांपल अपन ने लिए उनमें से एग्जांपल तो बहुत होंगे अपने पास, लेकिन अपन को अब ये पता चल गया कि अगर कभी आप कार्बोकेटाइन के फॉर्म में, अगर जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है उसमें मेजर प्रोडक्ट पूछोगे तो कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के पहले बताना है मुझे। रीअरेंजमेंट के पहले जो ज्यादा स्टेबल बनेगा वो अपना माइनर। तो अपन को मेजर ही पता चल गया, टोटल नंबर 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनमें से मेजर पता है अपन को, माइनर पता है। ठीक है भाई, अब इसकी बात कर लेते हैं अपन, तो इसकी बात करेंगे अपन, तो अपन करेंगे ठीक है भाई इसकी बात कर लेते हैं, हमें क्या पता पड़ेगा। अब इसकी बात करेंगे तो मिल से दैट, ठीक है। अब अपन कहेंगे भाई इसमें अपन कार्बोकेटाइन बनाते हैं, कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो इसमें तो पॉजिटिव चार्ज जो बन रहा है वो तो ऐसे कार्बन एटम पे बन रहा है जो बेंजीन से अल्फा, मतलब बेंजीन रिंग से, जो ना बेंजीन रिंग से अटैच्ड है अल्फा। तो इसमें तो एक्सपेंशन होगा तो करो एक्सपेंशन। लो भाई रिंग एक्सपेंशन किया हमने, अपन रिंग एक्सपेंशन होगा तो फिर राइट दैट द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, ऐसे बनाएंगे अपन। दैट इज द रिंग एक्सपेंशन। इधर पॉजिटिव चार्ज हो, इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो अपन उसको ऐसे लिख लेते हैं भाई ये रिंग है, 6 नंबर रिंग है, उसमें एक CH3 अटैच्ड है ये वाला, और उससे जो कार्बन एटम साइड में अटैच्ड है उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो आप इसमें फिर रीअरेंजमेंट करो, तो ये क्योंकि ये तो 2 डिग्री है तो अपन 3 डिग्री बनाएंगे, ये 3 डिग्री बन गया। अभी 3 डिग्री बन गया कार्बोकेटाइन, तो HSO4 के साथ ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो HSO4 के साथ आप उससे प्रोटॉन रिमूव करो, तो प्रोटॉन रिमूव करोगे तो व्हाट आई विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट। अब ये आप डबल बॉन्ड इधर बनाओ या इधर बनाओ एक ही बात है, तो एक बार इधर बना सकते हैं और एक बार इधर भी बना सकते हैं, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकता हूँ, यहाँ भी बना सकता हूँ, यहाँ भी बना सकता हूँ, बट मोस्ट स्टेबल यहाँ से ही बनेगा या यहाँ से, तो अपन उसी को we get the product। अब अगर देखा जाए तो आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसमें तो ये CH3 है और ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, और आपने यही कंपाउंड मुझे इसमें भी दिया हुआ है बी वाला। हाँ तो बी वाला तो है आंसर उसका भाई, यही कंपाउंड तो आपने उसमें दिया हुआ कि बताओ इनमें से कौन से कंपाउंड है जो ये बना सकते हैं, तो बी वाला तो बनाएगा। ये तो आपने मैकेनिज्म बताया पूरा एक्सपेंशन करके कैसे बनाएगा। तो अपन कहेंगे बी तो बनाएगा, इसमें पहले 1 डिग्री बनाऊंगा, फिर 3 डिग्री बनाऊंगा और 3 डिग्री के बाद डबल बॉन्ड बना दूंगा, तो ये भी बनाएगा। एक पहले आप क्या करोगे, इसमें पहले आप क्या करोगे, डिहाइड्रेशन से कार्बोकेटाइन बनाओगे, इसको हटाओगे ना, वाटर OH हटाओगे H प्लस साइन से, तो अपने पास पॉजिटिव चार्ज आया तो आप ऐसे लिखोगे। इससे 1 to 8 शिफ्ट करते हैं तो ये बन गया, ये बनेगा तो आप ऐसे बनाओगे, ये अपने लिए प्रोडक्ट बन गया, ये भी प्रोडक्ट बनेगा, ये भी बना रहा है ये वाला कंपाउंड। तो अपन कहेंगे ये तो बनाएगा, ये तो कार्बोकेटाइन इसी कार्बन पे बन रहा है, इसका कार्बोकेटाइन, तब तो ये भी बनाएगा, ये भी बना रहा है, ये तो बना ही रहा था, ये तो अपन ने देखा, और ये भी बनाएगा क्योंकि 2 डिग्री बनेगा इसमें, तो ये वाला बना के दिखा रहेगा।
ये वाला पार्ट तो यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, तो यहाँ बनेगा तो मैं फिर रीअरेंज करके 3 डिग्री बनाऊंगा, ये 3 डिग्री बनाया था अपन ने, और फिर हमने प्रोडक्ट बताया। ठीक है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, जैसे ये क्वेश्चन गिवन था, अपन को मैं इस वाला पार्ट करता हूँ और इसमें एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसे गिवन है और उसमें मुझसे लिखा हुआ था, हाउ मेनी alkenes are possible for from the alcohol है, मैं कार्बोकेटाइन भी ले सकता था, ठीक है ना, मैं कार्बोकेटाइन भी ले सकता था, अपन डायरेक्टली कार्बोकेटाइन बना देते, लेकिन अपन को पता है कि आप अल्कोहल लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, ऐसे बना देता हूँ और मैं यहाँ पर दिस इज दैट। इसका मैं डिहाइड्रेशन करूंगा, इसको एसिड के साथ हीट करूंगा, H3O पॉजिटिव है और हीट करूंगा, तो ये डाइल्यूट H2SO4 लिखो या एसिड हाइड्रोलिसिस जैसे लिखो, उसको हीट करोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। हीटिंग का मतलब है जितना चाहिए उतना आपने लिखा, और आपने बताया कि कितने एल्कीन पॉसिबल है वो बताना है आपको। तो आप इसमें कितने एल्कीन्स बनेंगे इसमें अपन चेक कर लेते हैं भाई, हाउ मेनी एल्कीन्स आर पॉसिबल इन दिस डिहाइड्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड। यू टू टेल मी द आंसर कि कितने बनेंगे एल्कीन्स। मैंने आपको बताया कैसे एल्कीन्स बनाने हैं। अब पॉसिबल में अपन ये नहीं काउंट करेंगे कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, आपको सारे बता। एक आंसर आया मेरे पास, ठीक है, वी हैव टू आंसर्स बट मुझे लगता है कि दोनों आंसर जो है वो दोनों आंसर सेम आए हैं अपने पास। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, अपन को पता है कि एक बार तो मैं ऐसे बना लूंगा, बस चेक करो, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH3 है, तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बनाते हैं, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, राइट ना, दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना लेंगे, फिर उसके बाद अपन रीअरेंजमेंट करते हैं, रीअरेंजमेंट करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, CH2 CH2 CH3 बनेगा और इधर CH2 CH3 बनेगा। मैं इस तरफ डबल बॉन्ड बना चुका हूं, मुझे इस तरफ डबल बॉन्ड बनाना चाहिए और मैं यहां भी डबल बॉन्ड बनाऊंगा, तो मेरे पास जो एल्कीन बनेंगे, जो ये मतलब यहां पर अपन लिखेंगे, इसको मैं 3 लिख देता हूं और इसको मैं 4 लिख देता हूं, ये 4 जगह डबल बॉन्ड बनाएंगे अपन, मेरे ख्याल से एक बार मैं इस तरफ बनाऊंगा, एक बार इस तरफ बनाऊंगा, एक बार मैंने जब अपन ने कार्बोकेटाइन बनाया तो एक बार इधर 1 की तरफ बनाया, एक बार 2 की तरफ बनाया।
1 से बनाऊंगा तो भी सिस ट्रांस है, 2 से बनाया जब डबल बॉन्ड यहां बनाऊंगा तो भी सिस ट्रांस है, मैं 3 से बनाऊंगा तो भी सिस ट्रांस है, इधर से सिस ट्रांस नहीं, तो मेरे पास 7 आंसर है। That will be the answer. तो आंसर पॉसिबल एल्कीन का, पॉसिबल एल्कीन, पॉसिबल मतलब ज्योमेट्रिकल भी ऐड कर रहा, 4 जगह डबल बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन जहां सिजो ट्रांस होगा तो पॉसिबल में अपन ऐड करते हैं सिजो ट्रांस, तो अपन बताएंगे वैसे एल्कीन। ये सेम क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया हुआ है, वहां पर अपन ने लिखा हुआ है, बस इससे पूछा है मैंने कार्बोकेटाइन देके, हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम आर इन हाइपर कॉन्जुगेशन, तो लिखा हुआ है 2 1 3 4 5 6 और इधर 7 आता है, उसमें भी वो भी 7 आता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन हाइपर कॉन्जुगेशन वो भी 7 आ रहा है, तो मैंने पढ़ा हुआ है पहले, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन किया हुआ है मैंने। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट द इवन रिएक्शंस, इवन रिएक्शंस ये थे अपने पास। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे है डिहाइड्रेशन में, अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे पास गिवन है ऐसे, दैट इज जनरली अपन क्या करेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन एलिमिनेशंस में नहीं बताएंगे, जैसे 1 डिग्री कार्बो, अगर हमसे कोई पूछेगा ना इसमें बताओ E1 रिएक्शन होगा E2 रिएक्शन होगा, तो मैं कहूंगा अच्छा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, नहीं भाई E2 बताऊंगा, क्योंकि जब आप मैकेनिज्म पूछोगे तो मैं नहीं बनाऊंगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बना, राइट। कोई अपन से पूछ रहा है कि 4 में रिंग से डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, हाँ बनेगा ना, डबल बॉन्ड रिंग कैसे बनाया था ना, इसी को तो 4 कहा था, हाँ तो वो सिजर ट्रांस थोड़ी बताएगा लेकिन। तो मेरे पास अगर सपोज करता है मेरे पास एक ये कंपाउंड है दैट इज CCH3 CH CH2 CH2 CH3, ये OH है, इसको एक बार मैं रिएक्ट करूंगा डाइल्यूट H2 सपोर्ट से और हीट करूंगा, और एक बार मैं इसको रिएक्ट करूंगा Al2O3 और हीट करूंगा, अब अपन दोनों में प्रोडक्ट बनाते हैं, तो देखिए क्योंकि अपना टाइम रुक जाता है क्योंकि मेरे क्लास है, फिर बच्चे नेक्स्ट क्लास पे परेशान करना शुरू कर देते हैं, अपन यही रुकता है, ये क्वेश्चन से अपन कंटिन्यू करेंगे, अपना कल शायद क्लास होगा, कल नहीं है अपना क्लास, नहीं इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता मैं, इसमें कंसेप्ट है बहुत अच्छा, इट विल टेक टाइम, नया कंसेप्ट के लिए ही ऐसे बता रहा हूँ, राइट ना, तो एग्जाम्पल लूंगा तो उसमें काफी अच्छे कंसेप्ट है, इसलिए अपन को रुकना पड़ेगा, रश नहीं करूंगा मैं ना। तो रिंग के कार्बन से डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, नहीं डबल बॉन्ड तो बनेगा, अरे अपन ने बनाया ना ऐसे, परेशान क्यों हो रहा है, ये जो डबल बॉन्ड बनाया था ना ऐसे 3 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, ये तो एक ही एल्कीन था ना, लेकिन इसे ट्रांस शो नहीं कर सकता ना, डबल बॉन्ड तो बनेगा रिंग के कार्बन से, अंदर नहीं बनेगा, वो 3 डिग्री से 3 डिग्री थोड़ी रीअरेंज होगा, ठीक है, तो वो एक प्रोडक्ट तो काउंट किया था ना, लेकिन और लिखा तो था उसके लिए, तो ठीक है अपन यही रुकेंगे, आपके पास ORM3 है कंप्लीट करने के लिए, नेक्स्ट क्लास में अपना ORM4 कंप्लीट हो जाएगा, और मैं आपको कंपाइल भी कर दूंगा SN1 SN2 E1 E2, अभी कंपाइलेशन बचा हुआ है, अभी तो सिर्फ पढ़ा है अपन ने, कंपाइलेशन नहीं हुआ, कंपाइलेशन तो तब होगा जब हम रिएक्शन को देखते ही ये बता दें कि उसमें SN1 करना है, SN2 करना है, E1 करना है या E2 करना है, और अभी काफी सारे A4 पार्ट्स भी, राइट। अब अपन होमवर्क ना या तो नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे फिर डिस्कस करेंगे,